अभी दिख रहा हूँ? नहीं। रुको 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 रुको। एक और ट्राई करके देखते। आयुष्मान, क्यों ऐसा हो रहा है? कैसे ट्राई करें अभी? आई थिंक मैं अपना दूसरा मोबाइल लेता हूँ और उसमें आपका फेस भी दिखेगा और हम लोग कंटिन्यू भी रखें। दूसरा मोबाइल? हाँ, या फिर ऐसे ही थोड़ा कंटिन्यू रखें, कैसा रहेगा सर? दूसरे मोबाइल से जाओ ना, दूसरे मोबाइल से जाओ, उस मोबाइल से ट्राई करो। उसमें सर मीन्स उसमें जा नहीं सकते ना, क्योंकि अ, वो थोड़ा सही नहीं है मोबाइल, थोड़ा हैंग करता है ओके इस वजह से। ओके, ठीक है। ऑडियंस को आई थिंक हम आप दोनों लोग दिख रहे हैं। तो तुम दूसरा मोबाइल साथ में ले लो, उस मोबाइल से देखना चेहरा, क्योंकि ज्यादा अच्छा फील होता है जब सनलाइट चला दिखता है तो। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। वो मैंने मोबाइल पापा से मांगा हुआ है, वही मैंने आवाज लगाई तभी म्यूट कर दिया। अच्छा अच्छा। ओके सर, आ गया सर। तो ओके। बहुत परफेक्ट। ये सर। सो मैं इसको सेटिंग कर देता हूँ स्केच। सो आई थिंक गुड सर, मैं आपको प्रॉपर दिख रहा हूँ सर? बिल्कुल, हमेशा की तरह हैंडसम। ओह बट सर आप ज्यादा नहीं, अरे बाप रे। लिटरली सर। सो आई थिंक शुरू कीजिए सर, आप सब ठीक है? ओके, थैंक यू सर। सो पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट टाइम आई थिंक हम और आप सर फेस कर रहे हैं। हेलो सर, मेरी आवाज आपको आ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। रही है? तो सर हम लोग स्टार्ट करें। यस, वी कैन स्टार्ट। सो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आज फिर एक बार आप मेरे साथ बनते भी हैं। सो उस टाइम हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझा है, और इस बार मैंने आपको शायद 4 क्वेश्चन भेजे हुए थे, उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। यस। मैंने उनको लिख भी लिया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन बुद्धिज्म, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, what is the concept of no self in Buddhism? How does Buddhism view the nature of beauty? आपको पता है सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे ये समझनी है कि नो सेल्फ का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में नहीं है ना। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नो सेल्फ इन बुद्धिज्म? आई थिंक सोल, जो आत्मा है उसका कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट नहीं मानती है आई थिंक बुद्धिज्म, नहीं मानते बुद्धि। हाँ, सो तो एक चीज, ये चीज मुझे सर समझनी है, क्योंकि अभी तक मैंने इसके बारे में बहुत ठीक से पढ़ा नहीं स्कूल में। ओके सो आई थिंक हम लोग कहाँ से शुरू करें? आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करें। ओके, आप जहाँ से बोले वहां से। सो सो दोस्तों, मैं पहला क्वेश्चन सर से पूछने जा रहा हूँ, जो कि सर बहुत अच्छे से उसका उत्तर देंगे। सर पहला क्वेश्चन मेरा था, व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन बुद्धिज्म? मतलब जो वुमेन्स है उनका रोल क्या है बुद्धिज्म? सी
फर्स्ट मीन्स ऑफ ऑल, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई और ओके ओके ओके, इसी द रोल ऑफ वुमेन इन बुद्धिज्म, तो सा ये कैसा कि तो सा अलग तरीके से विषय हो जाएगा, क्योंकि बुद्धिज्म किसी के रोल को तय नहीं करा सोसाइटी में। क्योंकि जब हम रोल की बात करते हैं तो एज अ रिलीजन वो क्या राइट्स देता है वुमेन्स को एज अ सोसाइटी में, ओके ना। बट यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि जो उनके सोशल एटीट्यूड है या फिर जैसे उनको जो सोशल इस प्रकार से देखता है, बुद्धिज्म उस पर कमेंट नहीं करता। और बुद्धिज्म ने कभी भी किसी की सोशल लाइफ पे कमेंट करना पसंद नहीं किया है कि इसने ये करना चाहिए, उसने वो करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं बताता है, ठीक है। हाँ बट द एटीट्यूड टूवर्ड्स रिलीजन वो कैसा होना चाहिए उस पर भी ज्यादा बात नहीं किया है, कि उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए रिलीजियस की तरफ, उसकी तरफ भी बात नहीं किया, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक हो जाता है। और इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी फीलिंग्स के अनुसार, अपने फेथ के अनुसार वो उसको प्रकट कर सकता है। तो इस प्रकार से टिप्पणी करना कि उसने धर्म में कैसा व्यवहार करना चाहिए या धर्म को कैसा देखना चाहिए, है ना, धर्म के प्रति उसका कैसा जी होना चाहिए, वो उस पर डिपेंड है, उसकी श्रद्धा किस स्तर पे है। व्यक्ति की जिस प्रकार की श्रद्धा रहेंगी उस प्रकार का उसका एटीट्यूड रह सकता है धर्म को लेके। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते किसने ऐसा व्यवहार करना चाहिए, उसने वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बस ये हो सकता है कि अपमान नहीं करना चाहिए किसी चीज का। तो जब हम कहते हैं कि राइट वुमेन्स का रोल क्या है, तो हम रोल की चर्चा ही नहीं कर सकते बुद्धिज्म में, क्योंकि सोशल कमेंट्स पास ही नहीं किए बुद्धा ने इवन उनके रिलीजन में, तो वो तो मिलता नहीं है। पर फिर भी उनको लेके कुछ टिप्पणियां मिल सकती है, ठीक है। और जी नॉट नॉट फॉर द ले पीपल या साधारण लोगों के लिए नहीं, मंक्स को लेके, मंक्स दोज हु आर फॉलोइंग द सेलेबसी, जो ब्रह्मचर्या को पालन कर रहे हैं, उनको समझाती हुई कुछ टिप्पणियां मिलती है जो कि अभद्र है। हम देखने के लिए मिलते हैं कि ऐसे कुछ कुछ जो हमारा होली ग्रंथ है, उस होली ग्रंथ में हमें देखने के लिए मिलता है कि कहीं के कुछ कुछ स्थानों पर ऐसे अभद्र टिप्पणी मिलते हैं कि महिला स्त्री दुराचारी होती है ना, हमेशा कामुक होती है, इस प्रकार से कुछ दुराचार पूर्ण जो शब्द है वो मिलते हैं देखने के लिए। पर हम उसको इस प्रकार देखते हैं कि उसको जो समझाया जा रहा है कि महिला के प्रति, वो एक पुरुष को समझाया जा रहा है। और पुरुष भी किस तरह का, जो ब्रह्मचर्या पालन करे, जिसने संन्यास लिया है। तो हमें कुछ टिप्पणियां मिलती है स्त्रियों के प्रति, पर उस व्यक्ति को जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। साधारण लोगों को कभी भी स्त्रियों के दुर्गुण नहीं बताए बुद्ध ने, है ना। हाँ और सबसे पहली बात एक जगह पे वहां पे मिलता है जहां पे स्त्रियों की तारीफ कर रहे हैं, ऐसी कई जगहों पे भी जहां पे भगवान वो तारीफ कर रहे हैं कि स्त्री होती है जो बुद्ध को जन्म देती है, जिसके गर्भ से क्या होते हैं, बुद्ध जन्म लेते हैं। तो तारीफ भी मिलती है और ऐसे कुछ अपशब्द भी मिलते हैं। पर एक खास बात बहुत अच्छी है कि जो अपशब्द है स्त्रियों को लेके, वो कभी भी जो ऑथेंटिक, अभी होली ग्रंथ हमारा बहुत बड़ा है, तो उसमें भी कैसा है कि एक कॉनिकल लिटरेचर होता है, दूसरा कमेंट्रियल लिटरेचर होता है। मतलब जिस प्रकार से जैसे कि आपकी भगवत गीता है, तो एक ओरिजिनल भगवत गीता होंगी जी और उसके ऊपर लोगों की कमेंट्रीज होंगी एक एक गाथा को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि तिलक वगैरह की जो कमेंट्रीज है गीता पे, कि उन्होंने गाथाओं को एक्सप्लेन किया, है ना, प्रभुपाद बिल्कुल जी वगैरह की जो कमेंट्रीज है, उसी प्रकार हमारा होली ग्रंथ और उस होली ग्रंथ की भी कुछ कमेंट्रीज है। तो वो जो स्त्रियों के प्रति जो अभद्र कमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, वो मोस्टली आपको कमेंट्रियल लिटरेचर में, अर्थात जो आने वाले मंक्स ने जब एक्सप्लेन किया कुछ गाथाओं को, तो उन्होंने इस टोक पे ले गए। पर फिर भी हमने इस बातों को हाईलाइट नहीं किया। अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने योग्य वाली बात है कि जब धर्म, अब धर्म में कई सारी बातें दी गई है ना, पर जब सोशल लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब हम समाज में किस बातों को हाईलाइट करते हैं और किस बातों को हाईलाइट नहीं करते हैं। अब धर्म में तो कई सारी बातें दी गई है। आप देखो जैसे कि इस्लाम में सुअर और शराब दोनों को क्या दिया है, वर्जित किया गया है। पर बिल्कुल पर सुअर को उतना उतना वर्जित नहीं किया गया जितना शराब को किया है। पर फिर भी आज इस्लाम में क्या हो रहा है, सुअर को ज्यादा फोकस किया जाता है। तो उसी प्रकार जब हम रिलीजियस स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ सोशल लेवल, ऑन द बेस ऑफ सोशल डायमेंशन, तो हमें ये देखना पड़ता है कि धर्म की कौन सी बात को किस धर्म ने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया है। तो इवन दो वी हैव सम बैड कमेंट्स ऑन द वुमेन्स, बट स्टिल वी नेवर हाईलाइटेड इट। इस प्रकार से हम देखते कि मनुस्मृति में, अब मनुस्मृति में कई सारी अच्छी बातें दी गई है ना, पर जी हाईलाइट कौन सी बातें हुई है, बुरी बातें हाईलाइट हुई है। ऐसा जो नहीं कि जो मनुस्मृति बुरी में सिर्फ बातें बुरी बातें हैं ही। जो बिल्कुल बिल्कुल तो सोसाइटी या वो जो वहां के जो धर्मगुरु है, या वो जो उनका जो डॉक्टर है, जो डोगमास है, जो प्रिंसिपल्स है,
वो किस प्रिंसिपल को हाईलाइट हो रहा है, उससे पता चलता है कि रिलीजन कैसा है। तो उसी प्रकार हमारे इसमें कुछ कमेंट्स मिलते हैं, ऐसा अबंडेंस में नहीं मिलते, प्रचुर मात्रा में नहीं मिलते, कुछ कमेंट मिलते हैं, पर वही कुछ डोमिनेटिव भिक्षु हो जाते हैं, या पुरुषवादी मानसिकता के जो होते हैं, या पितृसत्ताक मानसिकता के जो होते हैं, तो जो कभी कभार पावर में आ जाते हैं, और पावर में आने के बाद कुछ ग्रंथ लिख लेते हैं, तो उससे हाईलाइट हो हाँ जाते हैं। पर फिर भी एज अ पूरे रिलीजियस कम्युनिटी, या जो हमारे जो धर्म गुरु की कम्युनिटी थी, उन लोगों ने कभी भी उन बातों को हाईलाइट नहीं किया। अब क्योंकि धर्म ग्रंथ है, तो धर्म ग्रंथ से हम कोई बात हटा नहीं सकते, इरेज नहीं कर सकते, है क्या नहीं। बिल्कुल। साइंस की बुक में से हम बात इरेज कर सकते हैं, पर धर्म की किताब से हम इरेज नहीं कर पाते। तो इसके चलते क्या हुआ, हमारी एक जो मंक कम्युनिटी रही है, जो बुद्धिस्ट मंक कम्युनिटी रही है, चाहे वो भगवान के समय से जो अभी तक बुद्ध के समय के जो चलते आ रही है, उन्होंने कभी भी उन बैड कमेंट्स को हाईलाइट नहीं किया, या उन बैड हम्म, कमेंट का इस्तेमाल करके वुमेन्स को डोमिनेट नहीं किया हमने कभी। तो मिलते हैं, पर बहुत ही थोड़े मात्रा में मिलते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं मिलते हैं। फिर जब आप रोल के रूप में देखते हैं, तो हम वुमेन्स को भी दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक तो सबसे पहले फीमेल मंक्स एंड द फीमेल जी, ले पर्सन, साधारण महिला जो संसारिक गृहस्थ महिला है, और भिक्षुनी महिला है, सन्यासी महिला है, जिनको भिक्षुनी भिक्षुनी के जैसे हम लोग भिक्षु, वो भिक्षुनी। तो भिक्षुनियों के लिए नियम दिए गए हैं हमने, है ना। बाकी जो गृहस्थ महिला है, उनके लिए नियम नहीं दिए गए हैं, वो अपनी जीवन जैसे जी सकते हैं, ठीक है ना। हम अपेक्षा करते हैं कि महिलाओं ने शीलन होना चाहिए, शीलवान, उन्होंने शीलों को यानी उन्होंने अपने जीवन में सदाचार को महत्व देना चाहिए, फिर वो चाहे भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, एक साधारण गृहस्थ हो या साधारण गृहस्थिनी हो, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि उन्हें सदाचार को जीवन में महत्व देना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला से अपेक्षा करते हैं कि उसने प्योर होना चाहिए, वर्जिन होना चाहिए। हम हम्म, जिस प्रकार से महिला से अपेक्षा करते हैं कि उन्हें पुरुष के प्रति अपनी समर्पण होना चाहिए, उसी प्रकार पुरुष का भी महिला के प्रति समर्पण होना चाहिए। दोनों ने शीलों के प्रति गृहस्थ जीवन में एक दूसरे के प्रति समर्पित होना चाहिए। दुराचार को हम, चाहे पुरुष कर रहा हो तो हम उतनी निंदा करेंगे जितनी निंदा स्त्री कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्त्री की कम निंदा, स्त्री ज्यादा निंदा हो रही है और पुरुष की कम निंदा, ऐसा नहीं, दोनों की उतनी निंदा होंगी। क्योंकि हम शीलों को देखते हैं, सदाचार को देखते हैं, उस सदाचार के आधार, हम मतलब महिला या लिंग के आधार पर सदाचार नहीं देखते, बल्कि सदाचार के आधार पर व्यक्ति देखते हैं। इस बात को समझ रहे हैं हम। हम्म, कई सारे धर्मों में या दर्शन में या सामाजिक संस्कृतियों में, रूढ़िवादी परंपरा में क्या हो जाते हैं कि लिंग के आधार पर सदाचार तय किया जाता है, पर बुद्धिज्म बिल्कुल में सदाचार के आधार पर व्यक्ति को देखा जाता है, लिंग को नहीं देखा जाता कि ये स्त्री है या पुरुष है, नहीं, सदाचार है ना, तो व्यक्ति आदर्श बिल्कुल। है। तो ये एक सही सही बात। बात हो जाती है। फिर उसमें भी महिलाओं को, जब हम महिलाओं को देखते हैं, तो महिलाओं को गृहस्थ जीवन में हम ज्यादा कमेंट पास करते नहीं है, पर हाँ, जब वो फीमेल मंक्स बन जाते हैं, तो वो एक मोनेस्टिक सिस्टम में आ जाते हैं। अब जब मोनेस्टिक सिस्टम कहते हैं, तो मोनेस्टिक सिस्टम में रहने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको एक ग्रुप को चलाना है, एक ग्रुप को हैंडल करना है, हम्म, कम्युनिटी के रूप में हैंडल करना है, नॉट एट अ रिलीजियस कम्युनिटी, but the community which are following a particular path towards the liberation, not individually हम्म, but as a whole community, because they have to live in the society, because they are beggars ना। उनको ऐसा नहीं कि वो खुद कमा रहे खा रहे, ऐसा नहीं उनका जीवन। जितने भी सन्यासी भिक्षु जीवन है बुद्ध परंपरा में, थेरवादा परंपरा में, वो भिक्षा मांग के अपना भोजन, उनका जो जीवन होता है वो समाज पर क्या होता है, निर्धारित होता है। तो जब किसी व्यक्ति का जीवन समाज पर निर्धारित होता है, तो उसको रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि समाज से आ रहा है ना उनका खाना पीना। जैसे कि आईएएस अफसर, बिल्कुल भी। आईएएस अफसर को भी रूल्स और रेगुलेशन है, क्योंकि वो समाज के ऊपर से कमाई आ रही है, तो रूल्स और रेगुलेशन है। तो सही और ये सही। रूल्स और रेगुलेशन कैसे कम्युनिटी के रूप में है, मंक्स और फीमेल हम्म, मंक्स, और उसको उनके कुछ रेगुलेशन है। अब यहाँ पे एक बात बड़ी गलत दिखती है हमको, कि फीमेल्स के जो रूल्स है वो ज्यादा है। मतलब उनके हम्म, कैसे, जैसे कि हमारे जो मेल मंक्स है, मेल मंक्स के 227 नियम है, ठीक है, और अच्छा फीमेल जी। मंक्स के 311। तो हम्म, लगता है अरे भाई ये तो बड़ा गलत हो गया है। पर ये जो रूल्स है, ये जो रूल्स जी। दिए हैं, उनकी फिजिकल जो एबिलिटी है उसके आधारों पर हम्म, दिए गए। जैसे अगर महिला अकेले जी, रहती है, तो उसके रेप के चांसेस होते हैं, है ना। हम्म, उसके पीरियड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी सुरक्षा की प्रॉब्लम्स होती है ना। कि हम किसी महिला हम्म, को अकेला तो नहीं रख सकते किसी गांव में, क्योंकि और एक अकेला भिक्षु, एक जैसा मैं हूं, तो मैं किसी गांव में अकेला एक विहार में रह सकता हूँ, पर मैं क्या किसी फीमेल मंक को रख सकता हूँ? नहीं रख सकता बिल्कुल हूँ, नहीं, उनका रेप बिल्कुल। वगैरह हो सकता है। तो सामाजिक
दायरों को देखते हुए इस संदर्भ में उनके नियम ज्यादा है। अर्थात कि उन्हें बताया गया कि वो अकेले नहीं रह सकते, फिर कपड़ों को लेके कैसे पहनना है, क्योंकि जैसे कि हम लोग ऐसे पहन सकते हैं, पर ये जो कपड़ा दिख रहा है ये हमारा सेट बना हुआ नहीं है, ये हमने कपड़े से गोल करके सभी पहना है, ये पूरा सीधा कपड़ा है। तो उनको कपड़े कैसे, तो ताकि उनका कोई भी अंग दिखे ना, ढके ना, क्योंकि हम लोगों की दृष्टि पर ये किसको दिया गया है, ये मंक्स को दिया गया है, फीमेल मंक्स को दिया गया है, गृहस्थों को नहीं। गृहस्थ कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, शॉर्ट कपड़े पहन सकते हैं, स्कर्ट पहन सकते हैं, पर जब मंक्स आ जाते हैं तो मंक्स, क्योंकि मैंने पहले ही कहा सोसाइटी में डिपेंडेंट है, तो इसके आधार पर उनके तो से पहनावे को लेकर या फिर उनके रहने रहन को लेकर, कहाँ पे रखना है कहाँ पे नहीं रखना है, इस सब संदर्भों को लेकर उनके नियम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, अर्थात उनकी जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाए। क्योंकि जब कोई सन्यासी बन जाता है तो वो ऐसा नहीं बोल सकता कि इसके इसके पति ने या इसके घर वालों ने इसका ध्यान रखना चाहिए, नहीं, अब वो सन्यासी हो चुका है, अब घर वालों से उसका जिम्मेदारी नहीं है, तो इसलिए उन सारी बातों को ध्यान में रख के उसके नियम बढ़ जाते हैं। अगर कोई गृहस्थ है तो भले वो शॉर्ट कपड़े पहने या कैसे भी कपड़े पहने, उसके पति, उसका परिवार दिखेगा, वो लोग है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, वो लोग है उसको आगे आने के लिए, तो इसलिए उसको नियमों की आवश्यकता नहीं है। पर जब कोई भिक्षु नहीं बन रहा है, फीमेल मंक बन रहा है, तो देर इज अ नीड ऑफ रूल्स, देर इज अ नीड ऑफ रेगुलेशंस, ताकि क्योंकि रेगुलेशन से उसकी क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, क्योंकि लोग देखते हैं नहीं ना इतने रूल्स फॉलो करती है, तो लोगों की एक इंटेंशन जो होती है, जो एक्सपेक्टेशन जो होती है, जो फेथ जो होता है उसके प्रति बढ़ जाता है। तो यहाँ हम फीमेल मंक्स के रूल ज्यादा है, पर नॉट ऐसा नहीं कि उनको बांधे रखने के रूप में या उनको पीछे रखने के रूप में, पर उनके प्रोटेक्शन के रूप में वो ज्यादा है। दूसरी बात एक जो फीमेल का हो जाता है कि जब उनका ऑर्डिनेशन, जब फीमेल मोनेस्टिक सिस्टम बनाया जाए कि नहीं बनाया, जब इस पे बातें हुई और जब पहली एक महिला आ गई कि मुझे भिक्षुणी बनना है, बुद्ध के समय में जो पहली जो उनकी माता ही थी, तो उनकी माता जब आई तब उन्होंने कहा कि मुझे भिक्षुणी बनना है, मुझे बनना है, तब तक कोई फीमेल भिक्षुणी बनने की नहीं बनी नहीं थी, तो उसको अगर दीक्षा दे तो सबसे पहली बनी रहती, पर बुद्ध ने मना किया, 3 बार मना किया, तो कई सारे लोग कहते रहे तो महिला को दीक्षा दे ही नहीं रहे, तो ऐसा नहीं है। दरअसल एक बात होती है कि हर बुद्ध के शासन में भिक्खु और भिक्खुनी, मेल मंक और फीमेल मंक होते ही, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, और उनके पहले के कई जन्मों के संकल्प है, ये इस जन्म का संकल्प नहीं है, उन्होंने कई जन्मों पहले के बुद्ध के पास से आशीर्वाद लिया है कि हम इस वाले बुद्ध के समय में भिक्खुनी बनेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो बहुत पहले का संकल्प है। तो बुद्ध ने वहां पे फिर इस जन्म में जब उनका भिक्खुनी बनने का मौका, तो इस बुद्ध ने क्यों मना किया, तो रीजन ये था कि प्रजापति जो उनकी माता थी वो अकेले आई थी, और अकेले हम ऑर्डिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी बना तो संघ बनता है, अकेले कैसे, क्योंकि हमारे इसमें संघं शरणं गच्छामि है, एक व्यक्तिगत सिविली भिक्खु शरणं गच्छामि नहीं ना, सिविली शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो जब मेल मेल मंक या मेल संघ जब बना था, भिक्खु संघ बना था, तो एक साथ 5 बने थे, अकेला कोई नहीं बना था, पर प्रजापति अकेला थी इसलिए उसको मना कर दिया गया। पर अब ऐसा तो बोल नहीं सकते मुंह पे कि जा तू, कुछ लोगों को मना किया फिर जाके तुझे दीक्षा दूंगा, नहीं, फिर मना कर दी, फिर निराश होती है, फिर वो जाती है, फिर और कुछ लोग ढूंढती, तो लगता है कि अगर मैं और कुछ लोग लेके जाऊंगी तो बुद्ध पे दबाव बनेगा और शायद से दीक्षा देंगे, तो ऐसे जाती है वापस, तो 500 और महिला को जमाती है, और फिर जो 500 महिला के साथ वापस आती है तब बुद्ध दीक्षा देते हैं, क्योंकि अभी संघ हो चुका है, अब ये ग्रुप में अपनी रक्षा कर सकते हैं, अगर अकेले दीक्षा दी रहती है इनको तो प्रॉब्लम आ रहती है, तो इसलिए ऑन द फर्स्ट प्लेस दिस इज द रीजन बुद्ध डिनाइड, बट हम उसे कंप्लीटली ये भी नहीं नकार भी नहीं सकते, क्योंकि कई जन्मों से उन महिलाओं के संकल्प थे कि हमें इस वाले बुद्ध के समय में भिक्षुणी बनना है, उसके लिए उन्होंने पुण्य भी किया है, कई त्याग भी किया है। तो ये 2 तरीके से हम देखते हैं कि एक तरफ हमें कुछ डिसीजंस या कुछ रूल्स और कुछ ऐसे कमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं जिसमें लगता है कि महिलाओं को बहुत तुच्छ दर्जे का देखा गया है, बट हमें कुछ ऐसे भी मतलब ये तो कुछ कमेंट्स मिलते हैं इसमें देखने के लिए मिलता है कि हमने बहुत नीचा दिखाया महिला को, पर ऐसे कई सारे कमेंट्स हैं जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि महिलाओं को हमने बराबर माना है, क्योंकि आनंद जब महिलाओं को दीक्षा नहीं दे रहे थे तो आनंद ने भगवान को पूछा, बुद्ध को पूछा, क्या महिला निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते, क्या महिला मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, तो बुद्ध ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, महिलाएं भी निर्वाण, महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और महिला इसलिए भी श्रेष्ठ है कि महिलाओं के गर्भ से बुद्ध या अरंत जैसे महान मुक्त पुरुष जन्म लेते, तो महिलाओं को भी हमने दर्जा दिया है। पर कुछ कुछ जगहों पे जो गलत कमेंट्स दिए गए हैं फीमेल्स के प्रति, तो हमने ये देखना जरूरी है कि किसको बता रहे हैं, किसको समझा रहे हैं। अभी समझ जाओ, कोई आदमी है, कोई पुरुष है, और उसको पता लगता है कि उसके पत्नी का अफेयर है, और एकदम उदास आके मंदिर में आके बैठ जाता है, विहार में आके बैठ जाता है, तो आप उसे क्या समझाओगे, और बहुत उदास है, बहुत डिप्रेस है इंसान वो, क्योंकि उससे पता लगा कि जिस पत्नी के साथ उसने इतना लंबा समय बिताया उस पत्नी का अफेयर चालू है, उससे ऐसा
पता लगता है, तो आप उसे क्या बताओगे, क्या समझाओगे ऑब्वियसली उसे? फिर से तो कहते वही। कि महिला तो ऐसी होती है, तो टेंशन मत ली, इतना बाबा। जी, वो इतना था कि आवाज वो नहीं आ रही। आत्महत्या कर सकता था। हेलो, अभी आवाज आ रहा है हाँ आपको? हाँ हाँ, यस अभी आवाज आ रहा है? तो यस उस यस सर। एक ऐसी कथा मिलती है, इसमें उसको पता लगता है कि मैं उसके पत्नी का अफेयर है। तो बहुत उदास हो जी। जाता है, विहार में आके बैठ जाता है। उसकी इतनी कंडीशन थी कि वो आत्महत्या कर सकता था। तब विष्णु हम्म लोग समझाते उसे कि देख, ये सब लगा रहता है, महिलाओं का स्वभाव ही होता है, दुराचारी होती है। तो तब उसे समझाती, तो भिक्षु बन जा। तो उसे भिक्षु बनने के लिए प्रेरणा देते, वरना उसने आत्महत्या की रही थी। हम्म। अब वो घर कैसे जाएगा, वापस नहीं जा सकता ना घर, क्योंकि उसने देख लिया। अब उस महिला के साथ कैसे जीवन बताए बिताए वो, जो जिसका अफेयर चालू है। उस समय सही। संस्कृति ऐसी नहीं थी। आज का हमारी इतनी लिबरल संस्कृति नहीं थी कि पता लग गया कि पत्नी का अफेयर, और हाँ फिर भी शुरू, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर उसे बस सही समझा सही। दे कि टेंशन मत ले। तो पत्नी के प्रति उसका तो मन उठा देते हैं, और उसको फिर भिक्षु बनने के लिए मोटिवेट कर देते, उसकी जान बचाते हैं। तो डिपेंड, तो जब भी बुद्धिस्ट लिटरेचर में अगर कहीं रॉन्ग कमेंट मिलता है, तो दो बातें ध्यान देने योग्य है। सबसे पहली ये कि उसको क्यों बताया जा रहा है, इंटेंशन क्या है उसको जी समझाने का, कंटेक्स्ट क्या है। बिल्कुल। और दूसरा ये, क्या हमने उस चीज का इस्तेमाल किया महिला को डोमिनेट करने के लिए? तो कभी नहीं। हमारा हिस्ट्री है, आज इतने सारे राष्ट्रों में बुद्धिज्म है, पर हमने कहीं महिला को डोमिनेट नहीं किया है। जी। सो दिस हाउ वी सी द तो वुमेन्स। अमेजिंग सर, मैं समझ गया बहुत अच्छे तरीके से। ऑडियंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गई होगी। मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत इजीली। ये बात बिल्कुल सही कही कि देखना जरूरी है कि अभी लिखने वाले तो लिख देते हैं, और जो विरोधी होते हैं वो कहते हैं देखो यहाँ पे बुद्ध ने महिला के बारे में ऐसा बोला है। लेकिन ये देखना जरूरी है कि किस बेस पे बोला है, वहां पे कंडीशंस क्या क्या है। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, मैं समझ गया बिल्कुल। क्योंकि आई एक जगह थिंक। ऐसी थी, एक राजा था, एक जी राजा था, राजा प्रसन्नजीत। वो बुद्ध के जी सामने में आगे बढ़ा था, उसकी पत्नी राजमहल में थी, और वो अभी बच्चों जन्म देने वाली थी। तो उसका मन था कि लड़का जन्म हो, पर खबर आती है कि लड़की जन्म हो गई। तब वो राजा प्रसन्नजीत इतना उदास होता है, तब बुद्ध देखते हैं, बुद्ध के सामने बैठा होता है। तब उसे बताते हैं कि देखो राजन, बुद्ध को जन्म देने वाली भी स्त्री होती है। तो उसे प्रसन्नता सही। होती है कि अरे मेरे घर में महिला जन्म हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि कंटेक्स्ट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत अच्छा समझाया। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने शास्त्रों को पढ़ूंगा, ऐसा कोई वचन आएगा तो वहां पे मैं भी समझने की कोशिश करूंगा, जैसे जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। तो नहीं बहुत बढ़िया भाई, ये एक्सप्लेन किया दो सर। बातें समझने की बहुत जरूरी है कि वो दिया है, फिर धर्म के लोगों ने कैसे इस्तेमाल किया उसका, फिर बिल्कुल उससे पता लगता है कि कैसे लोग बना रहे हैं हम लोग। आप बिल्कुल। देखिए ना, बुद्धिज्म में भी है, पर हमारी मंक कम्युनिटी ने कभी भी इसको हाईलाइट नहीं किया, इस बात को। अभी कितने लोग पढ़ते हैं? हम सभी लोगों ने जिंदगी में पढ़ा है उस बात को, पर कभी भी हमने सोसाइटी के सामने उसको क्या नहीं किया, खोला नहीं, हाईलाइट नहीं किया, या सही डोमिनेट नहीं किया। सही। बहुत सही। मजा आ गया। बहुत इजी एक्सप्लेन कर दिया आपने। सो सर, आई थिंक मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ एंड रीइंकार्नेशन? इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं, रीबर्थ और रीइंकार्नेशन के बारे में। तो मैं बहुत अच्छे से बुद्धिज्म में जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में नहीं जानता हूँ, तो आई थिंक आप बताएंगे तो मैं बहुत इजीली समझ पाऊँ। श्योर, sure, but still I will suggest you, there is one lecture available of mine in YouTube, जी पुनर्जन्म और उसके साक्ष्य, ऐसा कुछ एक 3 घंटे का लेक्चर अवेलेबल है मेरा यूट्यूब पे। वो जरूर देखिएगा, वो आपको जी अच्छा समझाएगा। 3 घंटे का है वो। वैसे तो मेरे पुनर्जन्म पे कैसा लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, पर 3 घंटे वाला वो जी सुनिएगा, तो उसमें डिटेल में जी। बताया था। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ कि जो बिल्कुल रीबर्थ है बिल्कुल। या जो री इनकारनेशन है, बोथ आर नॉट प्रॉपर वर्ड टू एक्सप्लेन द बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ रीबर्थ। Even though we normally casually we use that word to understand, to make them perceive, but they are not the correct word, not the proper, not the terminological word for to explain the Buddhist theory of rebirth. So कैसा हो जाता है कि हम जो प्रॉपर वर्ड जो होता है रीलिंकिंग, इंग्लिश में हम लोग इस्तेमाल करते हैं रीलिंकिंग वर्ड, और हिंदी में जी। इस्तेमाल करते हैं पुनर्भव, नॉट हम्म। पुनर्जन्म। तो पुनर्भव, बिकॉज हम क्या देखते हैं कि हम इसे कंटिन्यू स्ट्रीम के रूप में देखते हैं, एक कंटिन्यू फ्लक्स जो चलता जा रहा है। एंड दिस आर जी द टू, दो फ्लक्स काम कर रहे हैं। द
flux on the level of matter and the flux on the level of consciousness. These two flux are going in our body. सो जब हम जी इसको देखते हैं तो हम इसको जब हम ऑन द लेवल ऑफ डॉक्टराइन और जब हम इसे फंडामेंटल रियलिटी के रूप में जब समझने की कोशिश करते हैं लिविंग बीइंग को, तो उस लिविंग बीइंग को हम नाम और रूप इस इस कंसेप्ट के रूप में समझने की कोशिश करते हैं. इट मीन्स द माइंड एंड मैटर. तो माइंड एंड मैटर के रूप में हम एक लिविंग बीइंग को समझने की कोशिश करते हैं. See, matter is a different thing and the mind is different thing. But when they both come together, the life form. और देखो इन दोनों की अपनी एक लाइफ साइकिल है. कॉन्शियसनेस की अपनी एक लाइफ साइकिल है और मैटर की क्या है, अपनी एक लाइफ साइकिल है. दोनों की अपनी लाइफ साइकिल है. एंड दे बोथ आर वर्किंग साइमल्टेनियसली. नॉट ऐसा नहीं एक के बाद एक नहीं, बट द साइमल्टेनियसली, पैरेलली, बट दे आर इंटरकनेक्टेड, नॉट सेपरेट. यहाँ पे एक ध्यान, जैसे कि सोल. अब सोल कैसा है कि एक इंडिपेंडेंट कंसेप्ट माना जाता है किसी भी थ्योरी में. जो भी सोल को मानता है उनको इस बात को मानना ही पड़ेगा कि सोल इज अ इंडिपेंडेंट एंटाइटी. इट कैन ट्रैवल, it can exist without the help of matter or without the body. These are the basic concept, and the concept we can get in every theory of reincarnation or the rebirth with the help of soul. But as a Buddhist philosophy, हम ऐसे कंसेप्ट को ही नहीं मानते हैं. सोल एक बात अलग, सोल तो फिलहाल हम अलग रख देते हैं, पर ऐसी थ्योरी, ऐसी कोई पार्टिकल या ऐसा कोई सब्सटेंस है ना, या ऐसा नॉन फेनोमेनिकल या फेनोमेनिकल थिंग, सोचो वो बातें हो जाएंगी, बट ऐसी कोई चीज जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हो, बुद्धिज्म उसको नहीं मानता. बिकॉज जब भगवान बुद्ध देख रहे थे अपने समाधि के बल पे, अपनी प्रज्ञा के बल पे, तो उनको ऐसा एक भी चीज नहीं मिला जिससे वो कह सके कि इंडिपेंडेंट है. तो इसलिए उन्होंने सोल थ्योरी को रिजेक्ट किया. पर उन्होंने देखा कि इवन तो सोल एग्जिस्ट नहीं करता है, बट द रीबर्थ और रीलिंकिंग इज हैपनिंग. सो ऑन व्हाट बेसिस दिस इज हैपनिंग? क्योंकि सोल की बहुत सी थ्योरीज मिलती है ना. ऐसा नहीं कि आपको सोल मान लो, तो सिर्फ सोल मानने से काम हो जाता है क्या? कि सोल की कई सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती है. अंगुष्ठी उंगली समान होती है, बॉडी समान होती है, कई सारी थ्योरीज मिलती है. भगवान जिस समय एग्जिस्ट करते, अभी तो चलो अभी उस भगवान को बीतते, बुद्ध को बीतते हुए 2500 साल हो गए, तो कई सारे क्वेश्चनिंग और रिक्वेश्चनिंग, अटैक, काउंटर अटैक के थ्रू चलो आज किसी ना किसी एक थ्योरी पे आ चुके हैं. पर जब हम रियली जब ओरिजिनल ग्रंथों को देखते हैं, चलो आज तो हम कमेंट्रीज के रूप में या सब कमेंट्रीज के रूप में, टीका अनुटीका के रूप में उसको कोलैब कर दिया गया सोल थ्योरी को, हम किसी एक चीज में. पर उसमें भी डिपेंड करता है कि किसके कमेंट्री को, किस राइटर के कमेंट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके हिसाब से आप फिर सोल को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. बट जब आप मैन्युस्क्रिप्ट जब टेक्सुअल स्क्रिप्चर के थ्रू जाते हैं, तो आपको अलग अलग थ्योरीज मिलते हैं. आज से 2500 साल पहले बुद्ध के समय में मेरे ख्याल से 60 या फिर 50 के आसपास थ्योरीज मिलते हैं सोल को लेके, जो सोल का अलग अलग आकार बताते हैं, अलग अलग कार्य बताते हैं. तो हम किसको माने? क्योंकि एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया, उसको सोल नाम दे दिया. पर बुद्ध ने इसको मोर प्रिसाइसली डिफाइन किया. तो बुद्ध ने कहा उसे सोल मत बोलो, उसे नाम और रूप बोलो. पर नाम और रूप बोलने के लिए आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी, वो है इंडिपेंडेंट फैक्टर. बुद्ध की थ्योरी में और बाकी सब की थ्योरी में आप इसको एक बात अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल या समाधि को मानता है उसको रिबर्थ को मानना पड़ेगा इंडियन थ्योरी में. ठीक है, थ्योरी मानना पड़ेगा. तो अभी आपको डिपेंड है कि अब इस रीबर्थ को, थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्योंकि आपके पास दो ही उपाय है, एक तो बुद्ध के थ्योरी को माने या सोल की थ्योरी को माने. अब सोल की थ्योरी में आपको बहुत सारे थ्योरीज मिल जाएंगे, बहुत सारे थ्योरीज मिल जाएंगे. ठीक है, पर एक बात है कि सोल की थ्योरी को मानने के लिए आपको इंडिपेंडेंट इस कंसेप्ट को मानना पड़ेगा. और बुद्ध उस इंडिपेंडेंट कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक कुछ मिला ही नहीं, साइंस भी ऐसा कुछ मिला नहीं, हर चीज हमें डिपेंडेंट मिल रहा है, फिनोमिनल मिल रही है. तो बुद्ध जब है, तो बुद्ध डिफाइन कर रहे हैं द रीबर्थ ऑन द थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी. ओके, ऑन द थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी. तो जब बुद्ध डिपेंडेंसी के थ्योरी पे रीबर्थ को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि जो ये रीबर्थ टेक प्लेस ले रहा है, ये रीबर्थ टेक प्लेस ले रहा है द डिजायर के कारण से.
और इस डिजायर के हम्म, आधार पर ही कॉन्शियसनेस, द फ्लक्चुएशन ऑफ कॉन्शियसनेस और द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द फ्लक्चुएशन ऑफ मैटर और द स्ट्रीम ऑफ मैटर इज टेकिंग प्लेस ऑन द रोल ऑफ डिजायर। ठीक है, ये डिजायर है। आप देखिए ना, अभी ये जो मैटर है, अगर हम सिंपली मॉडर्न साइंस के रूप में थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे, तो जो न्यूरो है ना, हम्म, जो डीएनएज है ना, ये सब एक फ्लक्चुएशन के रूप में उसमें चेंजेस रोल हो रहे। तो कैसे हो रहे? जब हमें डिजायर आती, इवोल्यूशन क्या था? इवोल्यूशन किसके आधार पर रोल प्ले किया? डिजायर के आधार पर रोल हुआ ना। किसी बिल्कुल। किसी ने तय किया कि नहीं, मुझे मुझे पानी में नहीं रहना है, मुझे जमीन पे जाना है, तो वो डिजायर हम्म, के कारण से उधर हुआ। किसी ने कहा कि नहीं, मुझे सही जमीन सही। पे, मुझे आसमान में उड़ना है, तो उन्होंने विंग्स हम्म, डेवलप की। हाउएवर इट टेक हम्म, प्लेस, सेंचुरीज लगे उसमें, मेरे 9 ये लगे, दशक लगे, कई लगे, पर ऑन द लेवल ऑफ डिजायर, तो डिजायर के आधारों पर फिर कॉन्शियसनेस और मैटर क्या लेते गए? शेप लेते गए। ठीक है। अब जब ये जो कॉन्शियसनेस होता है और ये जो मैटर होता है, जो कि इंटरकनेक्टेड है ना, कॉन्शियसनेस का इफेक्ट मैटर पे गिरता है और मैटर का इफेक्ट क्या गिरता है? आपके कॉन्शियसनेस पे गिरता है। दोनों एक दूसरे पे क्या है? एक दूसरे को ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्शियसनेस ही मैटर पे इंपैक्ट डाल रहा है, मैटर भी क्या होता है? कॉन्शियसनेस पे इंपैक्ट डालता है। अगर कॉन्शियसनेस अमीबा में है, हम उसे नॉट इन द रिजिड सेंस में कॉन्शियसनेस बोल सकते, बट स्टिल अमीबा हैज अ बिट ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग टू हिज एनवायरमेंट। जी, तो जब जैसा मैटर रहेगा वैसे उसकी अवेयरनेस रहेगी, है ना। अब आप देखिए, बिल्कुल। जब हम मैमल्स के या रेप्टाइल्स के अवेयरनेस की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस के अवेयरनेस की बात करते हैं, तो ओविंग टू देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, उनका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और लेवल ऑफ अवेयरनेस है, लिमिटेड हो जाता है। बट वही अगर आप हम्म, डॉल्फिन्स को लेंगे या ह्यूमंस को लेंगे, तो उनका लेवल ऑफ अवेयरनेस और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस क्या हो जाता है? बहुत ही वाइड हो जाता है। तो क्यों? तो उनके फिजिकली एग्जिस्टेंस जिस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो उनके कम्युनिकेशन को उस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर देता है। इफ यू विल सी द मैमल्स, जी, सॉरी, द डॉल्फिन्स हैव मोर availability or more different dimensions to communicate with other dolphins and even with the humans। तो उनका मैटर है यस। जो उनको, उनके कॉन्शियसनेस को और क्या कर रहा है। तो इस प्रकार से हम डिपेंडेंसी थ्योरी को मानते हैं। तो जब इसको मानते हुए हम क्या होते हैं, तो भी इसमें रीबर्थ कैसा हो रहा है? तो अभी यहाँ हम्म, हमने पहले ही कहा कि कॉन्शियसनेस इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो हम ऐसा नहीं कह हम्म, सकते कॉन्शियसनेस निकल के, वो चित्त, वो मन निकल के किसी और बॉडी में जा रहा है। अगर हमने ऐसा बोल दिया तो फिर क्या हो जाएगा? फिर से वही बात आ जाएंगे कि फिर तो आत्मा बोल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या होता है? हम्म, कॉन्शियसनेस जो होता है ना, यहां से जी, च्युत होके वहां पे उत्पन्न हो जाता है। चाहे वो बॉडी कितनी भी दूर क्यों ना हो, गर्भ, जो गर्भ है ना, वो गर्भ कितनी भी दूर क्यों ना हो, कितने भी दूर क्यों ना हो, एक सेकंड का भी गैप नहीं होता है। जैसे ही यहाँ पे मर गया चित्त, वैसे ही वहां पे उत्पन्न होता है, जी, ट्रैवल नहीं करता है, ट्रांसमाइग्रेशन नहीं होता है, बल्कि वह उत्पन्न होता है। जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है ना। हम्म, तो उसी प्रकार क्या हो जाता है, ये जो कॉन्शियसनेस है, जैसे यहाँ पे मर लिया वैसे वहां पे क्या उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि हम कॉल लगाते हैं, जैसे हमने कॉल लगाए, वैसे चाहे वो कितना मुंबई में हो या कहीं भी हो, एक सेकंड का भी गैप होता है क्या? नहीं, उधर रिंग लग जाती है। तो सेम ये इस प्रकार से काम करता है बुद्धिज्म में सही, रीबर्थ। हाँ। तो रिवर्ट, ये मुझे आज बहुत इजी तरीके से समझ में आ चुका है। आज मेरा एग्जाम भी लगा हुआ है नवंबर लास्ट में, बस तो क्वेश्चंस आए गए तो स्टिल मैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि तुम रीबर्थ की थ्योरी को, कौन सी रीबर्थ थ्योरी एक्सेप्ट करते हो, सोल रीबर्थ थ्योरी और माइंड एंड मैटर रीबर्थ थ्योरी। हम्म, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई विल डिस्कस, मैं किसी दिन इस पे जरूर एक लेक्चर रखूंगा कि किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दिए हैं। बिल्कुल। आई थिंक जितने भी दर्शन हैं, फिलोसफीज हैं, सारे कॉन्सेप्ट को उठाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में जो है डिस्कस करेंगे हमारा। तो बहुत अच्छा समझ में आया। मैंने इस जो रीबर्थ है, ये मैं काफी सारी वीडियोज में देखे थे, बट मैं समझा नहीं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को जरूर रखा था कि आपसे मैं समझूंगा। तो बहुत इजी तरीके से समझ में आ चुका है। बहुत अच्छा समझाया आपने। सो आई थिंक
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े सर. हम्म, आई थिंक व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नो सेल्फ इन बुद्धिज्म. सो नाउ व्हेन आई थिंक. जब हम नो सेल्फ की जब बात करते हैं बुद्धिज्म में, तो इसको दो लेवल पर समझा जाता है. एक द कॉनिकल लेवल, थेरावादा लेवल, और दूसरा होता है महायाना. ठीक है. तो महायाना में एकदम एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हुए, कि जो समझना इतना आसान नहीं है. हालांकि वो ऐसी बात कर रहे हैं, पर समझने के लिए वो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, जिसमें हम एकदम शून्यवाद पे जाते हैं, शून्यवाद पे. बट इट इज नॉट द डोमेन ऑफ हाँ. थेरावादा लिटरेचर, थेरावादा बुद्धिज्म. तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा. जी. आई विल एक्सप्लेन इट ऑन द लेवल ऑफ थेरावादा बुद्धिज्म. और थेरावादा बुद्धिज्म बिल्कुल. में क्या हो जाता है कि हम जब नो सेल्फ की थ्योरी कह रहे हैं, तो हम उसको मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस के रूप में नकार रहे हैं, नॉट ऑन द लेवल ऑफ साइकोलॉजी. है क्या नहीं? जो साइकोलॉजिकल सेल्फ है, हम उसको नहीं नकारते. ठीक है. हम जो मटेरियल एग्जिस्टेंस, जो सेल्फ का मानते हैं, इन द रेफरेंस ऑफ सोल, इस प्रकार सोल के इसमें कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट, जी. उसके रूप में हम नकार रहे हैं. कि मतलब जो फंडामेंटल रियलिटी के रूप में आप इसे कह सकते हैं कि फंडामेंटल रियलिटी है सोल, उसके रूप में हम नकारते हैं उसको. ऑन द लेवल ऑफ साइकोलॉजी, हाँ, हम ऐसा एक परसेप्शन बुल्ड करते हैं सेल्फ को लेके कि ये मैं हूं, और वो बुल्ड होता है. बट एग्जिस्टेंस के रूप में वो है ही नहीं, क्योंकि हमने एक सेल्फ बुल्ड किया है. वो सेल्फ क्या है? वो सेल्फ आर द मेमोरी, ओके, फीलिंग्स, जी. परसेप्शन, और उसको लेके जो अटैचमेंट है, जो क्रेविंग्स है, जी. जो क्रेविंग है, दिस द सेल्फ. दिस टाइप ऑफ सेल्फ वी एक्सेप्ट. बट किस फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं? ऑन द लेवल ऑफ एग्रीगेट. ये जो सेल्फ है, ये पूरा एक एग्रीगेट है. ये एग्रीगेट है, जो हम कह रहे हैं ना सेल्फ, ये कि मैं हूं, ये जो मैं जी. है, ये एक एग्रीगेट है, एक समूह है. और ये समूह किन चीजों से बना हुआ है? मेरी फीलिंग्स, और मेरा परसेप्शन, और मेरे इंटेंशंस. और ये तीनों चीज, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट. ठीक है. इसी प्रकार फीलिंग्स, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट, परसेप्शन, फीलिंग, प्रेजेंट और पास्ट, ये तीनों डिपेंड करते हैं ये डिपेंड करते हैं कि हमारा पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, हमारी फीलिंग्स को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हमारे परसेप्शन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, और हमारे इंटेंशन को. जैसे ये रहेंगे, वैसा हमारा कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रहेगा. सो सेल्फ इज अ कंसेप्ट which comes in existence to the psychological view of ourself in reference to the past, present and future, not in the entity. एक सेंटेंट बीइंग के रूप में, सत्व के रूप में सेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि सेल्फ एग्जिस्ट कर रहा है हमारे स्वयं के दृष्टिकोण के प्रति. अब स्वयं का दृष्टिकोण, जब हम स्वयं स्वयं बोल रहे कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैंने काम किया है, ये मेरे द्वारा किया, या मुझे हर्ट हुआ है भाई, या मुझे उससे पसंद है, या मुझे उससे मोहब्बत है, या मुझे उससे आशिकी है. जब ये कह रहे हैं ना कि मैं मुझे ही, तो मैं मुझे कौन है? ये मैं मुझे कौन है? तो मैंने जो फील किया है, जो जी. फीलिंग्स क्रिएट हो रही है मुझे, है ना, या मैं अपने आप को जिस संदर्भ में उसको देख रहा हूं, ये बना रहा है मैं. इवन तो इफ यू सी द बायोलॉजिकल, अगर बायोलॉजी के भी रूप में अगर आप देखते हैं, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी और ऑन द लेवल ऑफ न्यूरो साइंस या न्यूरो फेनोमेनोलॉजी के रूप में अगर जब आप देखते हैं इन बातों को, तो आप देखिए, आपकी थिंकिंग ब्रेन के अलग लोब में हो रही है. ठीक है. आपकी फीलिंग अलग लोब में हो रही है, मतलब आपकी फीलिंग्स के लिए अलग अलग चीज जिम्मेदार है. मतलब हिप्पोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हर चीज अलग अलग जगह पे हो रही है. बिल्कुल. हर चीज अलग अलग जगह पे हो रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक सेल्फ हम फील कर रहे हैं. हम बोल रहे हैं कि ये मुझे हो रहा है. मैं. तो क्यों? हाँ. क्योंकि ये सभी एक साथ काम कर रहे हैं, है ना. तो ये सभी का एक साथ वर्किंग
हमें एक आभास क्रिएट करता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। पर बुद्धिज्म कहता है कि जब आपने जान लिया कि सभी कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं, तो आपको वो पेन, वो सफरिंग फील नहीं होगी। कहते हैं ना कि उसने मुझे धोखा दिया। जब मैं कह रहा हूं कि उसने मुझे धोखा दिया, तो मतलब किसको धोखा दिया? जब जब ये सवाल पूछेंगे तो हम डेप्थली जाएंगे, किसको मतलब किसको दिया, क्या हर्ट हुआ है मुझे, कहाँ पे हर्ट हुआ है मुझे। सही। अगर डीप जाए तो तो आपको ये सवाल किस आए कि चीज का तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे हर्ट हुआ है, तो कहाँ हर्ट हुआ है, मुझे को ये सवाल आता है। किस चीज पे हर्ट हुआ है? तो फिर हमें पता लगेगा कि ये मेमोरी है। उस मेमोरी हम्म, के रेफरेंस में अपने आप को देख रहा हूँ, तो उसने मुझे हर्ट बिल्कुल। किया है। तो क्यों हर्ट किया? तो मेरा एक परसेप्शन था उसको लेके। वो परसेप्शन क्या हुआ है? वो परसेप्शन से एक एक्सपेक्टेशन थी। ऑफकोर्स हम हम्म, किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, ठीक है, अगर आप मेरे साथ, अभी आप मुझे बहुत अच्छा मान रहे हैं, यू हैव अ परसेप्शन ऑफ दैट कि मैं अच्छा हूं। यू नेवर नो कम्प्लीटली रियली। आपको नहीं पता कि बंद कमरे में क्या करता हूँ, किससे चैट करता हूँ, किससे बात करता हूँ। अगर मेरे सामने से कोई लड़की गुजर रही है, तुम्हें नहीं पता। जब मेरे सामने से कोई लड़की गुजर रही है, एक लड़का गुजर रहा है, कोई आदमी गुजर रहा है, कोई औरत गुजर रही है, तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसे 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 सोच रहा हूँ उस लड़की के प्रति या उस आदमी के प्रति। बट बिल्कुल। स्टिल यू हैव अ बिट ऑफ एक्सपेक्टेशन कि नहीं भाई, ये तो सन्यासी इंसान है। बट अगर हाँ, तुम्हें कभी पता लगता है कि नहीं, ये उस लड़की के बारे में ऐसा एकदम हवसपूर्ण विचार कर रहे थे, तो तुम्हें क्या लगेगा? धक्का लगेगा, मुझे बिल्कुल बिल्कुल ठेस लगेंगी। पर बस। ये धक्का क्यों लग रही है? कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तुमने बना के रखा था। पर ऐसा व्यक्ति जिससे कुछ हम्म, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, वो समझता होगा नहीं सन्यासी लोग होती ठरकी है। तो उसको अगर ये बात पता लगती है कि मैंने कुछ गलत सोचा, तो उसे धक्का लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि उससे तो पहले ही हर्ट क्यों हो रहा है? एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशंस। वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल आपने बना के रखी है, और एक्सपेक्टेशन खुद से जोड़ के रखी है। तो हर्ट आप नहीं हुए हो, बिल्कुल हर्ट क्या बिल्कुल। हुए आपकी, हर्ट आप नहीं हुए, हर्ट हुए एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन। और हर्ट भी नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेशन का जो रास्ता है वो चेंज हो गया एकदम से। हम्म, तो अगर आप देखोगे तो तो हर्ट मैं नहीं हो रहा हूँ, यहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन है जो चेंज हो गई है। तो जब आप उस बात में देखते, तो आपकी जो देखने का नजर है, जो हर्ट है, आप उस समय नहीं बोलोगे हर्ट हुए, आप बस बोलोगे एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है। सो द बिल्कुल बिल्कुल। थिंग इज दैट ड्यू टू अवर अटैचमेंट, वी आर नॉट हम्म, रेडी और ready to adapt or ready to change that expectation. That's why we say we are hurt. That is not fact. हम्म, So जब हम डेप्थली होके जाते हैं, तो जस्ट द साइकोलॉजिकल कंसेप्ट और द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ, और द अटैचमेंट रिगार्डिंग टू अवर परसेप्शन और रिगार्डिंग टू अवर फीलिंग्स। जैसे कि अगर आप समझ जाओ कि आपकी मम्मी ने कोई अच्छी सब्जी बनाती होंगी, और आप जी। बहुत बार, जब भी आपकी मम्मी वो सब्जी बनाती थी, तो आपको बड़ा आनंद आता था। पर आज वो सब्जी बनाए, हम्म, और आज वो सब्जी उतनी टेस्टी नहीं है, पर बनाई तो आपकी मम्मी ने। सही। तो यहाँ पे क्या क्या जी। है? यहाँ पे परसेप्शन है, यहाँ पे फीलिंग बिल्कुल। है, और यहाँ पे इंटेंशन है। तो जैसी जी। इंटेंशन थी वैसी इंटेंशन आज आज नहीं है। जैसी फीलिंग आनी चाहिए थी वैसी फीलिंग आज नहीं है। जैसा परसेप्शन आज है वैसा परसेप्शन आज नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं बोलोगे यार। आज आपका खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी हम्म, प्रायर एक्सपेक्टेशन है, मम्मी आज वैसी सब्जी नहीं बनाई आपने, आज वैसा सही। टेस्ट नहीं है। पर अगर यही सब्जी कोई दूसरा व्यक्ति बनाए, और उसको लेके आपका कोई कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, तो आप बोलोगे कि आप खा लोगे, क्योंकि आपकी प्रायर ये नहीं थे। तो इसलिए ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट एक्सपेक्ट परसेप्शन, फीलिंग्स एंड इंटेंशन। ये तीनों इंटेंशन। इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों द थ्री रेफरेंस ऑफ टाइम, जब ये बनते हैं, जब ये जुड़ते हैं, तब जाके एक सेल्फ का साइकोलॉजिकल कंसेप्ट बनता है। पर जब ये तीनों बातों को व्यक्ति अलग अलग दिखेगा, तो उसको कोई सेल्फ दिखेगा ही नहीं, और उसको बातें हर्ट नहीं होंगी। तो ये फर्क होता है उस व्यक्ति में देखने का, जो अनंत हो जाता है, जो एंटरटेन बीइंग हो जाता है। वो अपने आप को नहीं देखता उसमें, वो देखता है कि ये फीलिंग्स थी, वो देखता है कि ये परसेप्शन था। वो ये नहीं समझता है कि ये मेरा परसेप्शन है, वो ये नहीं समझता कि ये मेरी फीलिंग्स है, वो कहता है कि ये फीलिंग्स है, वो कहता है कि ये परसेप्शन है। सो सही। दिस इज द डिफरेंस ऑफ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इन बुद्धिज्म। हम उसमें कहीं भी अमेजिंग। आय को नहीं जोड़ते। जी। जहां पे आपने आय को जोड़ लिया है ना, समझ जाओ ये मेरी जी। गर्लफ्रेंड है,
जब आपने बोल देना, समझो आपको हम्म, लड़की किसी को किस कर रही है, आपको दुख होगा क्या? बिल्कुल। नहीं होगा, है ना? पर आप बोलोगे मेरी बहन है, तो आपको दुख होगा। हम्म, पर अगर जब आप बोलोगे मेरी बहन सही, नहीं है, तो आपको दुख होगा क्या? बिल्कुल नहीं नहीं होगा। जब आप है। बोलोगे ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो आपको दुख होगा। पर जब आप ऐसा बोलोगे नहीं, बिल्कुल। मैं तो जहां पे आपने मैं जोड़ दिया, वहां पे क्या हो हम्म, जाता है? वो सफरिंग आ जाती है। द साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ आई गिविंग यू सफरिंग। बिल्कुल सही। ये चीज बहुत इसी तरीके से एकदम मेरे माइंड में बैठ गई, सही बात। तो जब बुद्धिज्म में जब विपश्यना का हम ट्रेनिंग करते हैं, जब विपश्यना करते हैं, तो इस आई के जी। कंसेप्ट को हम हटाने की कोशिश करते हैं। और कैसे हम्म, हटाने? कि जो हर जगह पे जो हमारी बन चुकी है कि आ ये मैं हूं, उस कंडीशनिंग को हम हटाने की कोशिश करते हैं। हम्म, जब हम रियलिटी की बात कर रहे हैं बुद्धिज्म में, तो हम जी। इंडिविजुअल के रूप में अपने आई के कंसेप्ट को, जो अटैच्ड है ना, नॉट इन द सेंस ऑफ अल्टीमेटली हम आई बोलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं। द अटैच्ड आई, जो क्लीन कर रहा है, जो क्रेविंग कर रहा है उस आई को लेके, उस आई को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे हम्म, आप? So we are not eradicating the concept of I, but we are eradicating the I, that attached I. जो अटैचमेंट है ना, उस I को हटाने की जी। कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? समझ जाओ, एक लड़की जी। जिसको आप कहते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना? जी। तो जब तक आपको अटैचमेंट है उस गर्लफ्रेंड से, तब तक उसके सफरिंग आपकी सफरिंग है। इवन दो यू आर नॉट गोइंग टू फील दैट पॉइंट। पर अगर आपको उसकी आंखों में आंसू दिखते हैं, तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाता है। इफ यू हैव एवर बीन इन द ट्रू लव, ओके, बिल्कुल। इट हैपन स्टिल। देखो, अब ये आए तो अलग है ना, अब चलो हम बॉडी के रूप में सोल के अगर जो मान चलो उनका छोड़ो, पर अगर कोई दूसरा भी जिससे आप बहुत बे इम्तिहा मोहब्बत करते, आशिकी है आपको उस व्यक्ति से, और उसके आंखों में आंसू है, तो आपको भी दुख होता है ना? तो क्यों हो रहा है? यहाँ पे तो कोई सोल नहीं है कनेक्टेड, पर फिर भी आपको हो बिल्कुल रहा है। भी। क्यों? क्योंकि आय है, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हम्म, दूर दराज अगर कोई लड़की रो रही होंगी और मुझे देख रही होंगी, मैं टीवी पे देख रहा हूँ, मुझे उससे अटैचमेंट नहीं है, मैंने कोई बॉन्डेज उससे तैयार नहीं हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं होगा। अगर अगर सही। टीवी में कोई विलन रो रहा हो, विलन हीरोइन रो रही होंगी, हमें रोना आता है क्या? बिल्कुल क्योंकि वो आय है, पर अटैच्ड आय नहीं उस व्यक्ति से। तो जहां पे आय सही। अटैच रहेगा किसी वस्तु से, किसी इमोशन से, किसी फीलिंग से, किसी परसेप्शन पे, वहां पे आपको भी हम्म, सफरिंग होगी। सही। तो उस आपकी बिल्कुल। सफरिंग को हटाने के लिए उस आय को डिटैच करना पड़ेगा। किससे? बिल्कुल। उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि आपने जो परसेप्शन बना के रखा है उस व्यक्ति से, आपने जो फीलिंग्स बना के रखी उस व्यक्ति से, और आपने जो इंटेंशंस बना के रखे उस व्यक्ति से, उस सभी को डिटैच करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही। और नॉट ओनली इन द रेफरेंस ऑफ वन टाइम, ऑल थ्री, जी। अतीत, वर्तमान, हम्म, भविष्य। वरना आप देखो ना, कई सारे मीम्स भी देखते होंगे कि किस लड़की का ब्रेकअप हो जाता है, पर कुछ दिनों बाद फिर से जुड़ जाती है, जबकि उसने हम्म, पास्ट में का धोखा दिया है। तो बिल्कुल। उसका उसका क्या हो गया? उसका डिटैचमेंट सिर्फ पास्ट आई से हुआ था, फ्यूचर आई से नहीं, इसलिए उसने फिर से पैचअप कर लिया। सो हम्म, यू ऑल्सो टू डिटैच योर फ्यूचर आई ऑल्सो, क्योंकि फ्यूचर आई एग्जिस्ट करता है आपके साइकोलॉजिकल बिल्कुल। कंसेप्ट ऑफ आई में, विद द परसेप्शन, इंटेंशंस एंड वॉल्यूशन, फीलिंग्स। थिंक आपका जो ये आपने जो बताया कॉन्सेप्ट आए, एक व्यक्ति जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जॉब लाइफ के पहले कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जो सोचता हूँ वो होता नहीं, क्या करूँ परेशान। आई थिंक उनको ये उत्तर मिल गया होगा कि जो तुमने परसेप्शन रखी हुई है, एक्सपेक्टेशन रखी हुई है ना, जिस अटैचमेंट से, so उस But जो still, if अटैचमेंट। someone is facing a particular type of disorder, so he have to go through therapy, because इस कंसेप्ट को समझने के लिए भी, आई कंसेप्ट को समझने के लिए भी, डिटैचमेंट कंसेप्ट को समझने के लिए भी एक स्टेबल मेंटालिटी चाहिए। सो इन द प्रायर स्टेज, दोज हु आर सफरिंग फॉर डिसऑर्डर, ही हैव टू यूज सम थेरेपीज और सम मेडिसिन। ओके ना? तो समझ, अगर अभी आप दुख में हैं, बहुत दुख में, मैं जी। आपको प्रवचन दे रहा हूँ कि ये तो कुछ मैं मेरे सामान्य आप नहीं समझेंगे। सही। सो वी हैव टू यूज सम पैसिव वेज फॉर दैट। बिल्कुल।
जब जहाँ दुख में हो तो ये सारी चीजें समझ नहीं आती, सही बात है। अरे किसी 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 माँ का बेटा आगे में लाश पड़ा है और तुम बोल रहे हो अरे ये दुनिया में सोया है कभी ना कभी जाएगा ही, थप्पड़ मारेंगे वो महिला तुमको पहले। सही 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 अभी बात। उसको तुम धर्म बता ही नहीं सकते, उसको आपको समझा नहीं सकते। बुद्ध इससे कहते हैं कि धर्म ऐसे तुम कभी भी बता नहीं सकते हैं, कभी भी समझ नहीं सकते हैं। समय होता है, परिस्थिति होती है, पर उसे कंडीशनिंग बनाओ। इसलिए बुद्ध जब भी प्रवचन देते थे तो उनके प्रवचन देने का एक क्रम होता था, ऐसे नहीं बताएंगे। हाँ, पहले बुद्ध कैसा बताएंगे, पहले पहले भगवान बुद्ध उससे क्या बताएंगे, दान कथा बताएंगे, फिर शील कथा बताएंगे, फिर स्वर्ग की कथा बताएंगे, ऐसा क्रम से समझाएंगे। निर्वाण एकदम निर्वाण नहीं समझाएंगे कि देखो ये मोक्ष है निर्वाण है, नहीं नहीं नहीं। सो एक क्रम होती है हम्म, समझाने का भी, इट इज मोर थेरापेटिक अप्रोच। ताकि वो धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचे। अचानक से अगर चीजें बता दोगे तो उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर हाँ पाएगा यस, उसको। इफ समवन इज ट्रूली इन लव विद समवन और आप उसे बोलोगे देखो बेटा प्रेम अटैचमेंट के साथ करना चाहिए, थप्पड़ मारेंगे आपको वो। हाँ, उसे बताना बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा लड़की वैसी थी वो, है ना, तब जाके वो समझेगा बातों को। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ कॉर्नर इन हिज माइंड ऑफ एम्प्टी स्पेस। हम्म, और दूसरी बात, बिल्कुल। नार्सिसिस्ट जी। व्यक्ति, मैनिपुलेटर व्यक्ति आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। वो जब वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति सुन रहा होगा, मैनिपुलेटर व्यक्ति सुन जी। रहा होगा, तो वे सोचेंगे कि मैं इस थ्योरी को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या यूज करने के लिए। अच्छा, मतलब समझ वो। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को सुधार नहीं सकते, यू हैव टू क्लियर दिस थिंग, आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, हम्म, बिकॉज ही हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ परसेप्शन, फीलिंग एंड इंटेंशन रिगार्डिंग टू हिज आई। हम्म, उसकी आई की तेरी इतनी रिजिड है कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते आप। दैट्स व्हाई इज नार्सिसिस्ट। अ हम्म, रिजिड अटैचमेंट टुवर्ड्स योर आई इज अ नार्सिसिस्ट। बिल्कुल। मजा आ गई। कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ लिए, लिटरली बहुत एकदम इजीली। जैसे नहीं मक्खन है बस, चटकारे मारते हुए मस्त आराम से खाते जाओ, मजा आ रही है, एकदम मक्खन मिल रहा पता पड़ गया। बहुत इजी तरीके से। और काफी सारे नए कॉन्सेप्ट, सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है समझाने का तो जो तरीका है वो इतना इजी मेरे टीचर्स ने भी नहीं समझाया वो मुझे। मतलब एकदम इजी वे से एग्जाम्पल दे देते तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी। बट मैंने तो आपको बुद्धिज्म के मैकेनिकल पर्सपेक्टिव में नहीं समझाया। बुद्धिज्म जी। ने इसे बहुत ही मैकेनिकल कंसेप्ट में समझाया है और स्पेसिफिक टर्म्स। मेरी बात बता, अगर जब बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं ना, स्पेशली फिलोसॉफी को पढ़ते हैं, तो फिलोसॉफी इज व्हाट इज अ फिलोसॉफी? फिलोसॉफी इज अटेम्प्ट टू labelize a proper term for the particular phenomena. This is how I define philosophy. Are you getting? It is a यस। attempt, not a perfect attempt, but a attempt to use a proper term for a particular phenomena. हर फिलोसोफर ने वही काम किया है, चाहे वो शंकराचार्य का द्वैतवाद हो या अद्वैतवाद हो या बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो, इन्होंने टर्म्स दिए हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा टर्म प्रॉपर है विद अ डेफिनेशन। जब मैं बुद्धिज्म पढ़ता हूँ ना, तो मुझे बुद्धिज्म का ये शब्द है कि टर्म्स जो है ना बहुत ही प्रॉपर इस्तेमाल, मतलब मेरे हिसाब से, सॉरी, मेरे हिसाब से मुझे बहुत ही प्रॉपर टर्म्स लगते हैं। स्पेशली जब आप वो पढ़ते हैं पाटीच समुत्पाद, उसमें तो इतनी बारीक टर्म्स इस्तेमाल की कि आप विल शॉक्ड अगर आपको सही में किसी ने डेप्थ में समझाया उस टर्म को वैसा। तो जी। इवन डिजायर के इतने शेड्स बताए, बुद्धिज्म इतने शेड्स बताए गए हैं, क्या बताओ। अगर आपको उसको समझना है तो मेरा और एक 3 घंटे का लेक्चर अवेलेबल है, सेक्स एंड डिजायर, कभी उसको जी। सुनिएगा, है ना। यही आपके डिजायर चैनल जो नहीं, मेरे चैनल जो पे नहीं, मॉन्ग कॉस्ट किसी है। और चैनल पे है। अच्छा। यस। सो मतलब आपको अगर समझना है फिलोसॉफी के रूप में द रोल ऑफ कॉन्शियसनेस, द टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हाउ इट वेरीज, और टर्मिनोलॉजीज अच्छे समझने ऑन द लेवल ऑफ फिलोसॉफी, तो अपनी बुद्धिज्म को पढ़ना चाहिए। रियल यू शुड,
क्योंकि बुद्धिज्म में एक अच्छी बात जो होता हो जाती है इंडियन फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट में, जी कि बुद्ध ने अपने समय में पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया था, जो हिंदू फिलोसॉफी में ऐसा नहीं मिलता। यहाँ पे हिंदू फिलोसॉफी कहीं लैक कर जाती है। सॉरी अगर किसी को गलत लग रहा होगा तो, बट दिस हाउ आई ऑब्जर्व। मैं गलत भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल मैं ये भैया। नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही सही। दिस क्योंकि मैं ये बात भी बोलूंगा कि दिस व्हाट आई ऑब्जर्व, कि क्योंकि बिल्कुल जब हम फिलोसफी पढ़ रहे होते हैं तो एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ऑथेंटिसिटी खुद देखनी पड़ती है। साइंस में बिल्कुल कैसा हो जाता है कि हमारे पास में एक क्राइटेरिया होता है ऑथेंटिसिटी का, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बिल्कुल। होते हैं। पर जब फिलोसफी में पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू चूज, यू हैव टू डिफाइन योर ओन वे ऑफ ऑथेंटिसिटी। सो मैं जब हम्म, फिलोसफी में मुझे ऑथेंटिसिटी देखनी होती है तो मैं ये देखता हूँ कि इसका फ्रेमवर्क किसने बनाया और इसका फ्रेमवर्क कब तक इवॉल्व होता रहा। सही। ठीक है, अगर आप देखो एक होते सप्तऋषि हिंदू परंपरा में, जो एक सप्तऋषि होके गए। हम्म, अब सप्तऋषि ने एक फ्रेमवर्क दिया, तो क्या आने बिल्कुल वाली पीढ़ी ने उस फ्रेमवर्क को वैसे एक्सेप्ट किया, उस फ्रेमवर्क में चेंजेस लाए? अब आज जो हो रहा है, आज सबसे बड़ी एक जो बहुत ही बेकार बात हो रही है इंडियन रिलीजियस कंटेक्स्ट में या जी। इंडियन स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में, जो सबसे सबसे गलत बात, सबसे घिनौनी बात मुझे लग रही है यार, कुछ हो रहा है कि हम साइंस के साथ कंपेटिबिलिटी बनाने के लिए, साइंस के साथ कंपेटेबिलिटी बनाने के लिए हम जो रिलीजियस जो फ्रेमवर्क उस समय में, चाहे सप्त ऋषि हो, चाहे बुद्धा हो, चाहे जैन हो, उन लोगों ने जो एक फ्रेमवर्क दिया था उस फ्रेमवर्क में ही चेंज कर रहे हैं। नो, दिस द डिफरेंट थिंग। एक ये जो बिल्कुल सही प्रोलिफिक बात। अप्रोच होता है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, उसको आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। पर फ्रेमवर्क में चेंजेस करना मतलब आप उस उस पूरे फिलोसॉफिकल डोगमा को, पैराडिग्मा को शिफ्ट कर रहे हैं, और जो कि साइंस के साथ अच्छा हो सकता है पर रिलीजियस फिलोसॉफी के साथ मतलब नष्ट कर देना उसकी ओरिजिनलिटी। देखो साइंस सही। के जब पैराडिग्मा शिफ्ट होते हैं तो उसकी ओरिजिनलिटी में और निखार आता है और कर सकते हैं। पर स्पिरिचुअल फिलोसॉफी में अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उसके मोक्ष के कंसेप्ट को क्या कर रहे हैं, पूरा विकृत कर दे रहे हैं। तो बिल्कुल ये एक बिल्कुल। बात है, तो इसलिए मुझे बुद्धिज्म का पसंद आता है कि बुद्ध की जो फ्रेमवर्क दिया था, हमने फ्रेम साथ छेड़खानी नहीं किए। हम्म, तो जब हम टर्म्स की बात करें तो बुद्ध के समय का एक ऑलरेडी फ्रेमवर्क स्टैब्लिश होगा, तो उसी फ्रेमवर्क को फिर बाद में उस फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करने का काम किया गया, हमने फ्रेमवर्क को चेंज नहीं किया। तो इसमें मुझे लगता है कि जब आप बुद्धिज्म को पढ़ रहे हैं तो यू कैन गेट गुड टर्मिनोलॉजीज। हम्म, जैसे कि आप देखिए, अभी शंकराचार्य का द्वैतवाद हो या उस समय जो द्वैत अद्वैत शुद्ध, ये इन सभी लोगों ने क्या किया है? आपके हिसाब से क्या किया इन लोगों ने? अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए अपने अपने हिसाब से, नो, एक दूसरे को इन खंडन लोगों करते ने हुए। फ्रेमवर्क का खेल खेला है। बिल्कुल। उसी प्रकार बुद्धिज्म में जब शून्यवाद आया नागार्जुन का, जी। तो उन्होंने भी क्या कर दिया, फ्रेमवर्क को थोड़ा धक्का लगा दिया। हम्म, हमको क्योंकि जब भी महायान आप फिलोसॉफी, में, हाँ, जो महायान एकदम डिफरेंट है डिफरेंट yin हो yang से। जाता है, तुमने फ्रेमवर्क को धक्का लगाया। तो इसलिए जब भी आप फिलोसॉफी पढ़ रहे हैं आपको ये बात है ना कि ये फ्रेमवर्क को तो धक्का नहीं लगा रहे, फ्रेमवर्क को तो चेंज नहीं कर रहे, फ्रेमवर्क शिफ्ट नहीं होना है। बिल्कुल। सो इसलिए मुझे बुद्धिज्म का जो थेरवादा परंपरा है उसमें टर्म्स जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम्म, आजकल मीन्स लोग आए अपने हिसाब से चीजें बनाते गए कि नहीं नहीं मेरे हिसाब से ये सही है, मैं इसे खंडन करता हूँ, या फिर अपने आप को महान दिखाने के लिए कि देखो मैं ये तुम्हें देता हूँ, इस ये ऐसे होता है। तो द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद सब बनते चले गए, सब एक दूसरे का खंडन करते हुए। बट जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली फिलोसफी आई थिंक हिंदुइज्म में है, तो वो अद्वैतवाद है सबसे। शंकराचार्य का हाँ भाई। भाई बाद में जो आए उन लोगों ने उसको बहुत ये किया। बहुत ज्यादा। शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद भी अद्वैतवाद को मानते थे बहुत अच्छे तरीके से। और अद्वैतवाद को मैं भी, क्योंकि अद्वैत फिलोसफी अच्छी फिलोसफी है वो, और सब लोग आए वो आगे उसको खंडन करते हुए, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद, और कई कई सारे बार ये भी हो ऐसे जाता भी है, लोग हैं। जी। कई बार अभी जैसे कि मेरा एक शिष्य था, काफी अच्छा, इज अ गुड रीडर एंड अ गुड इज इंटेलेक्चुअल। सो कैसा हो जाता है कि ही वाज रीडिंग शून्यवाद एंड आस्किंग मी कि बंदे शून्यवाद के बारे में बताइए। तो मैंने कहा देखो, फिलोसफी जब तुम पढ़ रहे हो है ना, तो शंकराचार्य भी अपने चूड़ामणि में यही कहते हैं मेरे ख्याल से
शब्दों के माया जाल से बचना। शंकराचार्य भी अपने चूड़ामणि में कहते हैं कि शब्दों का जो माया जाल है उससे बचो। सही। फिलॉसफी में जो सबसे खतरनाक काम है शब्दों का माया जाल। इफ यू आर रीडिंग ओशो, यू आर रीडिंग जय कृष्णमूर्ति, यू विल, जब आपने ओशो और जय कृष्णमूर्ति को पढ़ लिया आप समझ जाओगे शब्द का माया जाल क्या है। बिल्कुल दोनों ने सही शब्दों का बात। माया जाल रचा है, जय सही। कृष्णमूर्ति और ओशो ने। बिल्कुल। उनके इसमें आपको एक सिस्टमैटिक फिलोसॉफी देखने के लिए नहीं मिलती है, ऑर्गेनाइज फिलोसॉफी देखने के लिए नहीं मिलती है, ना ही ओशो के इसमें और ना जय कृष्ण की मूर्ति के इसमें। बिल्कुल ये बात सही। आई एग्री। तो ये हमें बात ये बात जाननी सही। चाहिए कि हमें बस अट्रैक्टिव लग रही है या मेरे बिलीव्स को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि या फिर मैं इसे किस प्रकार से देख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सेंस में देख रहा हूँ, स्केप्टिक सेंस में देख रहा हूँ, या मटेरियलिस्टिक सेंस में देख रहा हूँ। फिलोसॉफी इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग वी कैन एवर कम अक्रॉस। बिल्कुल। अगर मुझसे पूछा जाए कि तुम ओशो को क्यों सुनते हो, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हिंदुइज्म के बारे में और बुद्धिज्म के बारे में जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी के बारे में बहुत डीपली उन्होंने समझाया हुआ है। सभी ग्रंथों को बहुत ज्यादा गहराई से समझाया हुआ है। शायद हमारे हिंदू रिलीजन में शिव सूत्र है, भगवद गीता है, अष्टावक्र महागीता है, उपनिषद है, तो उनको इतनी डीपली समझाया हुआ है कि आज तक कोई हिंदुइज्म में आया ही नहीं जो इतनी डीपली समझा सके। इस वजह से मैं ओशो को सुनता नहीं, ओशो में मैंने भी हूँ। बहुत तो ये सुना भी है है। पर और जिद्दू कृष्णमूर्ति की बट बात करें तो उनकी उनको मैं इसलिए सुनता हूँ क्योंकि उनकी बातें सीधे साफ स्पष्ट होती हैं। मतलब वो डायरेक्ट, जैसे अष्टावक्र गीता अगर पढ़ लोगे आप तो जिद्दू कृष्णमूर्ति को आप सब समझ गए। वो भी नाम शब्द रूप ये बनाने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं बस ऑब्जर्वर वो ऑब्जर्वर। तो वहां से एकदम क्लियर ये एक कॉन्सेप्ट मिल जाता बुक बहुत ही अच्छी थी, मैंने आधी ही पढ़ा था, बहुत हार्ड थी वो बुक, उस समय बहुत हार्ड थी मेरे लिए वो किताब। द इंटेलिजेंस वे ऐसा कुछ थी वो किताब। है। जित कृष्णमूर्ति। हाँ, मुझे याद नहीं आ रही, मेरी इंडिया में, मेरे इंडिया की बुक शेल्फ में रखी है, बहुत अच्छी जी किताब। जी। The Intelligence Way। और अभी एक भाई ने कमेंट किया सदगुरु। सदगुरु की मेरे पास कर्मा बुक है, कर्म सदगुरु की है। वो मैंने चीज सतगुरु मुझे। की वाली डेथ किताब पढ़ी है, जी और ये सदगुरु जो है ना, जी। पर्सनली आई डोंट लाइक हिम। आया अच्छा। वो चीजें क्योंकि देखो अभी अभी मुझे मैंने नहीं जी रील में देखने के लिए आया था, जिस प्रकार से महिलाओं को हग वगैरह करना, ठीक है। अब जी। वो जिस परंपरा से आते हैं, मतलब अगर मैक्रो लेवल पे देखो, मोटे पैमाने पे देखो, तो उनकी एक संन्यास की आती है, समाधि की आती है, तो उसमें बिल्कुल। महिलाओं को इस प्रकार टच नहीं किया जा सकता, हम्म, है ना। उस सही परंपरा में इस प्रकार से गले वगैरह लगे ना, ये ठीक नहीं है। तो ऑन द लेवल ऑफ संन्यास की परंपरा में मैं उनको इस प्रकार से क्रिटिसाइज करूंगा। दूसरी बात, सही जो सही। उनका मैं उनको क्रिटिसाइज करूंगा, सुडो साइंस, ठीक है। हम्म। इस और वजह से मैं इनको तीसरी ज्यादा करता बात, हूँ इससे। इफ यू आर यूजिंग ओशोज लिटरेचर देन प्लीज कोट हिम। हम्म। उन्होंने बिल्कुल। कई सारी इसमें बहुत ओशो सारे। का बात इस्तेमाल की है। हाँ, हमने पढ़ा, हमको पता नहीं कि आपने ओशो की ये कहानी ओशो ने बताई है। ये जो जो बिल्कुल सही ये बात। तीन बातें कर रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी वही चली गई। सही। और कई सारे ऐसे और भी लीडर्स हैं, स्पेशल गुरु हैं जो शो को पढ़ते हैं सुनते हैं बट उनके बारे में बोलते तक नहीं। बट दे उस हैव में गहराई एस्टैब्लिश नहीं है। देयर करिश्मा लाइक दैट। सदगुरु ने जिस प्रकार से काम किया, उन्होंने गलत काम किया है ना। बिल्कुल सदगुरु। आई थिंक मैं इनको बिजनेसमैन ज्यादा प्रेफर करूंगा सदगुरु, क्योंकि अगर सदगुरु इनका आप देखोगे ईशा फाउंडेशन टोटली बेस्ड ऑन बिजनेस। बहुत एकदम ज्यादा। बिजनेस बेस्ड। मैं ये सोचता हूँ कि अ, अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है तो ये सब क्या फालतू में ये प्रोडक्ट देखिए वो प्रोडक्ट आज ये क्या हो रहा खरीदो। है, धर्म धर्म बेचा जा रहा है ना। आज हर कोई धर्म बेच रहा है ना, बिल्कुल और ये धर्म को बिकवाने में
उम्र ज्यादा पता है कौन कौन हेल्पफुल है? हम जैसे लोग। हम लोग हेल्प कर रहे हैं, सपोर्टिंग। हम धर्म का अच्छा पक्ष रखते बिल्कुल हैं। अभी जो वॉर चल रहा है आप देखो ना, अभी जो वॉर चल रहा है, जितने भी जो हमारे जो युवा कंटेक्टर है वो क्या कर रहे हैं, धर्म को बहुत ही अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका बेनिफिट हमें नहीं हो रहा है, इसका बेनिफिट इन कथावाचकों को, इन गुरुओं को हो रहा है। बहुत ज्यादा। वी आर इनको पैसिवली इंक्रीजिंग। हम बिल्कुल, क्योंकि हम धर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हम जो इनके बोलने की लिए अगर कोशिश करें धर्म में विज्ञान है, धर्म में विज्ञान है, ये इससे किसको किसको बेनिफिट हो रहा है? आपको हो रहा है, वही लोग मुझे हो हो रहा रहा है, नहीं हो रहा है। आपको मुझे है, बेनिफिट नहीं हो बिल्कुल। रहा है, क्योंकि आखिर में ये लोग किसके पास जाएंगे? बाबाओं के पास। क्योंकि धर्म में तो विज्ञान हम्म, है, तो बाबा तो धर्म ज्यादा सही, बड़े हैं। तो वो तो बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग उसमें ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। सो इसीलिए हम तो कंपेयर करना चाहिए कि फिलोसफी अलग है और धर्म अलग है। इस बात में हम लोग ये जब रख रहे विषय, तो इसमें हम अंतर नहीं कर पाते हैं आज। और ये लोग क्या एक्चुअली कर रहे मैं हैं, ये लोग पैसा मांगते हैं ना। कथावाचक की फीस हम्म, है ना, जिस इंसान की फीस होती है वो धर्म बहुत को ज्यादा, बेचता है। बिल्कुल सही बात। आई थिंक एक हमको ही एक पैसा मिलता है, भाई है। हाँ, हमको ही पैसा मिलता है, पर हम ऐसा नहीं बोलते कि मेरे लेक्चर कितनी फीस होंगी। हमको बस बुलाते हैं, ठीक है ना। उनको अगर दान देना हुआ तो देंगे, नहीं देगा तो नहीं देंगे, हम चले आएंगे। पर ऐसा नहीं बोलते कि हमको इतनी फीस लगेंगी। वो उनकी श्रद्धा का हिसाब से। पर जब आप एक फीस रखते हैं कि इतनी बिल्कुल फीस दूंगा, तो फिर क्या होता है, वो धर्म को बेचना हो जाता है। और आप धर्म को बेच रहे हैं जितने भी। बिल्कुल वो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि कथावाचों का ट्रेंड है क्यों? इसलिए फिर हम सही बात क्रिटिसाइज है। करते हिंदू को। पता है क्या हमारा रीजन? ये है कि आप लोगों ने क्यों कथावाचों का ट्रेंड रखा? आपके पास सन्यासी नहीं है क्या? कोई नीड ही नहीं है कथावाचक को, अगर देखा जाए। भाई, अगर क्या तुम नीड है रोज गीता का कथावाचकों का? केवल एक भागवतम का एक श्लोक रोज पढ़ो, गीता का एक श्लोक रोज पढ़ो, तो तुम 2-3 महीने के अंदर पूरी गीता खत्म कर दोगे। तुम्हें सुनने की जरूरत ही नहीं कथावाचक को। और 10 मिनट निकालो सबसे पहली रोज बात, बस। सबसे पहली बात पता है क्या? कि भगवान ने, बुद्ध ने बहुत प्यारी बात बोली है कि मार्केट में जब नकली सोना आता है ना, तो असली सोने की कीमत कम हो जाती है। जब से कथावाचक आए हैं, तब से आपके असली सन्यासी छुप गए होंगे ना कहीं, उनका तो वो दब जाते हैं। और फिर जब ऐसा काम होता है, तब समाज में शील सदाचार का महत्व कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जिनको स्टेज मिलना चाहिए उनको स्टेज नहीं मिल रहा, और कपटी लोगों को मिल रहा है, भ्रष्ट लोगों को मिल रहा है, तो लोग अच्छाई करना भूल जाते हैं फिर। कि जब ये सब करके भी बिल्कुल हो रहा है, इसलिए भी अभी बच्चे बच्चे बाबा क्यों बन रहे हैं? ये बच्चे बच्चों को बाबा क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि पैसा है उसमें। बहुत ज्यादा, बिल्कुल सही बात। आप हटाओ इनको। जो ये जो ऑथेंटिक, जो जो लोग इतने सालों से संन्यास लिए बैठे हैं, जिन्होंने धर्म का अध्ययन किया, अपना ग्रोथ पैक करके, उनको क्यों नहीं बुला तुम लोग? बिल्कुल। क्या इतने मैं तो सारे कभी भी धर्म गुरु सोचता जी हूँ, कितने लोग सन्यासी है हिंदू धर्म में? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं बाबा बनने पे आ जाऊँ तो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता हूँ लोगों आपका फेस भी को। काफी अच्छा है मैनिपुलेट करने के लिए। लोग समझेंगे क्या काइंड इंसान है, वाह। आपकी आंखों में दिखता है ये बात- ना, वो लगता है कि अरे बाबा सही इंसान पुरुष है। अरे, मैं अभी आपको बताऊं सर कि गांव में है, गांव में मेरी भाई बहुत वो रहती। मैं जब गांव जाता जाता नहीं ज्यादा। मैं एक साल में 2-3 बार चला गया बस। गांव में लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा अच्छा सब बनाए हुए हैं। और मैं जब जाता हूँ तो एक रीजन ये है कि इससे बूढ़े बुजुर्ग हैं वहां जाते हैं तो उनके पैर छूना। गाँव के और लड़के जो न्यूली आ रहे हैं वो सब बिगड़ैल हो रहे हैं, है ना। उनको नशाबाजी सट्टेबाजी सब। तो मैं जाता हूँ तो रेस्पेक्ट करता हूँ, तो उनको लगता है यही लड़का अच्छा है। तो बहुत अच्छी छवि बना रखी है उन लोगों ने हाँ। मेरी की, ये वो। बट क्या बताया जाए। और वो लोग भी, जो लोग मेरे बारे में छवि बनाए हैं, मेरी बातों से एग्री नहीं करते। मैं जब बातें करता हूँ तो उससे एग्री नहीं करते। उससे फिर अरे ऐसा नहीं हो सकता, अरे यार तुम ऐसा नहीं कैसे बोल सकते हो, इतने सालों से चला आ रहा है, लिखा है। तो फिर मैं हंसोगे एक बार बोल देता हूँ तो लिख लो दोबारा। मतलब मजा आती है। वो मुझे तो अच्छा समझते हैं बट मेरी बातों से एग्री नहीं, और मैं उनकी बातों से बिल्कुल नहीं। अभी रिसेंटली गांव में एक भाई साहब थे, उनका जनेऊ था। हमारे जनेऊ डाल दिया था तो ब्राह्मण बोल दिया था कि ब्राह्मण है। तो हम वहां गए थे हम, तो जनेऊ डाल दिया कि हमने कहा हो गए ब्राह्मण। मैंने कहा नकली ही रहोगे, असली नहीं बन पाओगे ब्राह्मण कभी। हमने कहा
चार लोग बैठे हैं तुम्हें अप्रिसिएट कर देंगे, तुम खुश हो जाओगे, अहंकार से भर जाओगे, लेकिन यही से बर्बादी शुरू जब होती तक आइडेंटिटी कोई बाहरी वस्तु रहेंगी तब तक वो होगा ही होगा। जब तक है। आपने बिल्कुल। जनेऊ इसको बना बना लोगे कि दिस आइडेंटिटी ऑफ ब्राह्मण, तो डेफिनेटली वो जाति का ही रहेगा, तो उससे आइडेंटिटी वैसा नहीं बिल्कुल। होता। आई थिंक जाति वगैरह कुछ ये सब इतने वर्स्ट कॉन्सेप्ट हैं, एकदम बेकार। वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, एकदम इग्नोर करता हूँ। मेरे अगर कोई भी आया है, अगर मैं जिस थाली में खा रहा हूँ, मैं अपने बराबर वही सही हूँ। मेरे कई दोस्त हैं जिनको लोग नीचे कास्ट के बोलते थे। हम लोग जाते थे बीएनडी कानपुर, ब्रह्मानंद, वहां से मैंने अपनी बीएससी कंप्लीट की है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। तो हम लोग जाते थे साथ में, हम और अखिल और अभिषेक टिफिन खोलते थे, तीनों लोग खाते थे एक दूसरे का मस्त आराम से। कोई वो नहीं कि भाई ये नीचे है, अरे कुछ नहीं, मुझसे कोई नहीं। मस्त खेलना, खाना पे। उनके यहाँ अगर बर्थडे होता था तो उनके घर भी आते थे, घर में बैठ के सब खाते पीते थे, खाना केक कटवाते थे, मतलब मस्त लाइफ। कोई हम मैं कभी ये नहीं करता कि तुम छोटे हो तुम बड़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप लेकिन मास्टर्स कर लोग जो है, रहे हैं क्या? हाँ, अब मैं अभी बीएससी मेरा हो चुका है, बट मैंने बीएससी के बाद एमएससी नहीं किया है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो मेरा चैनल ग्रो हो गया। फिलोसफी में मुझे इंटरेस्ट था तो मैं वो बनाने लगा। तो जब वो ग्रो हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना फिलोसफी से डिग्री ले ली जाए। तो फिर मैं बीए कर रहा हूँ फिलोसफी से, फिलोसफी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, तीन सब्जेक्ट हैं। हाँ, तो आगे की जो प्लानिंग है वो फिलोसफी से पीएचडी करनी है, पर अब ओके। पूरा प्लान इस वजह से। आई थिंक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर आपने, मतलब मजा आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले सर। बिल्कुल। नाउ वी जस्ट हैव 15 मिनट लेफ्ट because after that I have class. व्हाट सर? Now we can only carry it more for 20 minutes. Yes, yes, sir. I think in 20 minutes you can explain how does Buddhism view the nature of reality. I Okay. think Okay. Okay. I will discuss in next section. We will discuss in next session, Yeah, we because can many because people are commenting yes. comment for asking some questions. So I Okay. Okay. think We can you are take here. that in next because the reality is quite big, big topic. Yes, that's why. So दोस्तों आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो सर से, सर आपके क्वेश्चंस का उत्तर देंगे। कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछो, सर आपके क्वेश्चंस का उत्तर देंगे। आई थिंक जो एक क्वेश्चन सर मेरा आपसे था, जैसे Mhm. आजकल नए बुद्धिस्ट जो लोग आ रहे हैं ना, जैसे कि आप जानते ही हो, आजकल आसपास जय भीम नो बुद्धाय, मतलब मैं देखता हूँ ये लोग, जब सारे सारे नहीं, जो लोग ऐसे माइंडसेट के हैं, वो सिर्फ ये बताने आते हैं कि देखो यही चीज सही है, ये चीज गलत है, तुम गलत हो, मैं सही। In the क्या आप sense उनको कुछ बताना they चाहोगे? criticize Hinduism a lot. हाँ, तो आप उनको कुछ बताना चाहोगे कि बुद्धिज्म क्या सिखाता है, एक्चुअल में तुम क्या कर रहे हो? नहीं, ये जो थी पुरानी पीढ़ी थी, क्योंकि जो ओल्ड स्कूल थी ना, वही बहुत क्रिटिसाइज करे। जी। जो न्यू स्कूल आ रही है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नई यंग पीढ़ी आ रही है, वो नहीं करी क्रिटिसाइज बिकॉज नाउ दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू हम्म, क्रिटिसाइज अदर रिलीजन। ठीक है ना? सो अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वैसा काम ना हो। हम लोग इसकी शुरुआत भी कर दिया हमने। अभी हम नहीं करते मोस्टली, जी। बिल्कुल भी नहीं करते क्रिटिसाइज किसी और धर्म को, क्योंकि यू हैव टू लर्न। अरे हम अपना ही धर्म पढ़ने थे, क्यों किसी और के धर्म में ज्यादा गिरे? ये ज्यादा हमारे इसमें भी चल रहा है। पर अभी हाँ, बिल्कुल। कुछ बातें हैं और उसको हम उभारने की कोशिश करेंगे, बड़ा करने की कोशिश करेंगे। और जी। मैं यही बोलूंगा जी। कि देखो, किसी और के धर्म को मत देखो। ठीक है ना? हाँ। हाँ, ऑन द लेवल ऑफ फिलोसॉफी क्रिटिज्म करना है तो कंस्ट्रक्टिव लेवल पे क्रिटिज्म करो। हम्म, ठीक है ना? अगर तुम्हें कुछ हानि हो रही है उस सिद्धांत से या उस परंपरा से, तब आलोचना करो, हम्म, वरना बेवजह बिल्कुल फल टांग दो। है ना? सही। ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे कि उनमें भी जो एक सबसे बड़ी बात है, उनमें दरअसल भय है, बहुत बहुत डरे हुए हम्म, हैं कि फिर जातिवाद ना आ जाए। क्योंकि जातिवाद हम्म,
पूरी राइट, तरीके से खत्म बिल्कुल नहीं सही। हुआ है। तो सही। जातिवाद जो आएगा मोस्टली आएगा इन परंपराओं से, बिल्कुल। अंधश्रद्धाओं से। जब पुरोहित बिल्कुल। गिरी जो होती है ना, जब पावर में आती है, तब जातिवाद आता है। तो इसलिए बिल्कुल। बिल्कुल। वो डरते हैं कि हिंदुइज्म ये में बिल्कुल सही। पुरोहितगिरी, पाखंड ज्यादा ना हो, क्योंकि उनको पता है अगर हिंदुइज्म में पाखंड या पुरोहितगिरी बढ़ गया तो उसका हम्म, खतरा क्या होगा, हमको भी आऊंगा। बिल्कुल सही जितने बात। भी आई अदर एग्री। अदर कम्युनिटीज है, जितने भी सब कास्ट है, डाउन कास्ट है, उनको खतरा होगा, इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए अगर वो लोग चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि बाहर से अटैक ना हो, तो सबसे पहले हिंदुइज्म को भी काम करना पड़ेगा कि उनको खुद को जो गलत है उसे गलत तरीके से क्रिटिसाइज करना होगा। जब आप खुद अपनी हम्म, गलत बातों को क्रिटिसाइज करेंगे तो वो लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि अभी शंकराचार्य का बयान आया था जातिवाद के ऊपर, तो सारे धर्म गुरुओं को खड़े होना चाहिए था कि ये तुम गलत बोल रहे हो। फिर अभी जब ऐसा, क्योंकि जब लोग इस पे क्रिटिसाइज करेंगे तो बाकी पहलू भी क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि एक बार जब क्रिटिसाइज बिल- करना शुरू होता है तो कहीं ना कहीं दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए हिंदुज्म खुद दे रहे हैं मौके। अब बिल्कुल। जब वो लोग फिर और बात नहीं निकालेंगे तो तुम अब ये बात बोल रहे हो, फिर वो तो बात बोलेंगे, फिर ये बात, फिर महिला की बात निकलेगी, क्योंकि ये सब दिए हिंदुज्म में, ऐसा नहीं सही। कि नहीं दिए हैं। तो उसको क्रिटिसाइज करो। जी। आपकी जो बात है उसको, जैसे कि अभी बाबा इतना फैल रहा है, अब बताओ, अभी उंगली उठाने के लिए मौका नहीं है कि बच्चे बच्चे बाबा बन रहे हैं। सिर्फ ये हम्म। अर्नब अरोड़ा ही नहीं है, और भी कैसे बाबा से बच्चे हम्म। बच्चे। हाँ, मैंने देखा लड़की ये छोटी सी, कई सारे बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कैसे अब चमड़ी का रोग है, एक वो वाले बाबा हैं। ट्रेंडिंग और चल भाई रही है। दवाई भी पता छोटा है, बच्चा है वो। ये लोग दवाई भी बता रहे हैं। हाँ, कि गोबर का शुद्ध गंगा जल ले लो और गोबर मुंह मिला के उसको लगा के अब क्या क्या बताओ, फिर बता। लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो अगर आप प्रूफ चाहिए तो सबसे पहले इनको हटाओ, धर्म और गुरु को सबसे बोलना बड़ी चाहिए। चीज है, और सबसे बड़ी चीज है, लोग जा भी रहे हैं उनके पास। लोगों को इतना माइंड नहीं कि भाई कहाँ जाना है हमें, कहाँ नहीं जाना है। कोई बाबा बन के बैठ जाएगा, तुम चले जाओगे। मतलब मुझे लगता है एजुकेशन मतलब क्या है इंडिया में, एजुकेशन का और लेवल। हम इधर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में ही विज्ञान था। ये देखो वर्तमान में, अगर भारत में विज्ञान था तो ये वर्तमान में क्या हो रहा है। मतलब हमारी बिल्कुल। कथनी कुछ और करने विज्ञान की है। ऐसी बात थोड़ी है ना। सही। भाई और फिर आज ही नहीं है, आज तो सुधरा हुआ है, पहले कितना जातिवाद। आज तो आज जातिवाद है लेकिन आज उतना जब नहीं है जितना ऐसा पहले है, था। आप विचार करो, आज जब ऐसा है तो पास्ट में कैसा होगा इंडिया। वही तो। और लोग बता रहे हैं कि इसमें ये साइंस है, वो साइंस है। यार, और जो मेन चीजें हैं लोग उन पे काम नहीं करना चाहते, जैसे कि जातिवाद के खिलाफ, या फिर ऊंच नीच जो लोग रखते हैं, और जो लोग गलत बच्चे जो बन रहे हैं उन पे बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ ये प्रूव करने के लिए बैठे हैं कि देखो साइंटिफिक धर्म है हमारा, और हम इस पे प्राउड करते हैं। ऐसे कई सारे चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, प्राउड करो तुम्हारा धर्म सबसे पुराना है। तो क्या प्राउड करके क्या मिल जाएगा, तुम तो वैसे हो नहीं। ऐसे ऐसे लोग, क्या ही बताऊं, हंसी आती है मेरे। मुझे भी बहुत, और संता संताप कि क्या रहने दो भाई। मुझे लगता है अपने जीवन किसी से जवाब नहीं बैठूंगी, अपना जीवन में तो अच्छा है। बिल्कुल। अब वैसे मैं भी मंदिर जाता हूँ, मंदिर गया अपना, शांति से बैठा, चला आया। है ना। अब मंदिर में मैं जाऊं, आजकल क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। मंदिर में लोग जाते हैं। अभी मैं जिस मंदिर गया था, यहाँ पे अन्नपूर्णा मंदिर फेमस है उन्नाव में, बाईपास के पास। वहाँ पे एक बाबा जो बैठते हैं मंदिर में, लेडीज उनके पास जाती है कि बाबा कुछ बता दो, ये हमारा बच्चा ये राह पे चल रहा है, ऐसा हो रहा है, कुछ हो नहीं गया, बाबा कुछ देंगे। बोलो बेटा, ये खाने में या पानी में लगे खिला देना, या ये बांध देना, सब ठीक हो जाएगा। ये चल रहा है। मैं देखता हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ क्योंकि अभी बोलूंगा तो वहां लड़ाई झगड़ा वगैरह। मत बोलना ही मैं सिर्फ मत, देखता हूँ। बिल्कुल नहीं क्योंकि ऐसा बोलो तो खतरनाक काम है, बिल्कुल खतरनाक काम है, बिल्कुल। बोलना ही नहीं। सही सही। मैं देखता हूँ कौन इसे पंगा ले भाई। एक बार नीम शहर जब गया था मैं, वहां पे पंडा, एक नंबर के गुंडे। मैं बस पे खड़ा हो गया था। मुझसे कहा, "चाचा, पानी आ दूंगा, भाग यहाँ से।" उल्टा। और हमने कहा, हम उनके पास है, मैंने कहा आराम से बोल सकते हो। वो और तेज बोलने लगा, मैं भाग गया। मैं कहा इनको समझाना ही मूर्ख का है। सिर्फ लूटने के लिए बैठे हैं, सिर्फ लूटने के लिए। एक नंबर के गुंडे वहां पे। आजकल बाबा नहीं, गुंडे गुंडे कहना ज्यादा पसंद करेंगे। लिटरली मैंने फेस किया था।
केस है बाबाओं पे, आज के केस है बाबाओं पे, तो फिर तो मैं खुद जानता हूँ। और जो रियलिटी में बाबा साधना जो करते हैं हिंदुइज्म में, जो रियल बाबा हैं, वो तुम्हें मिलेंगे ही नहीं यहाँ पे इधर कहीं। बहुत तुम कहीं जाओगे तो वो तपस्या कर रहे होंगे, अपनी इंद्रियों पे सही कंट्रोल कर रहे होंगे, वहां कहीं मिल लेंगे। बट यहाँ कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये जो मिल रहे हैं सब पाखंड, सब पाखंडी, सब पैसा कमाने के लिए आ रहे फिर पागल हटाए कौन, टिप्पणी करे कौन, बताओ। फिर बाहर के लोग टिप्पणी कर रहे हैं तो फिर बुरा लगता है। हैं। बिल्कुल सही। हालत खराब है इंडिया की। और मुझे जहां तक लगता है कि इन फ्यूचर अगर इन पे एक्शन नहीं लिया गया तो पूरा इंडिया दोबारा कहीं गुलाम न बन जाए। मैं मेरे शिष्यों को बिल्कुल भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करता इन सब बातों में। मैं बोलता हूँ बेटा ठीक है, धर्म ग्रंथों पढ़ो, थोड़ा बहुत पढ़ो, पर नॉवेल से अच्छे अच्छे भी पढ़ो, अच्छी अच्छी मूवीज है वो भी देखो, उससे बहुत सीखने बिल्कुल मिलता है। अरे भाई, तुम जिस काल में तुम्हारा जन्म हुआ है उस काल का लाभ तो लो ना। जब नहीं रहेंगे बिल्कुल तब बिल्कुल इन्वॉल्व सही। होना, है ना। सही आज से 2.5 साल सही पहले ये सब नहीं था, अब ये तो ले लो इसका पूरा इन्वॉल्वमेंट। सही। सबसे मैं तो बाबा के चक्कर में पड़ता हूँ। बाबा मुझसे आएंगे, मैं साफ बता देता हूँ कि बाबा जी तुमको रोक लेते हैं ना जबरदस्ती, तो मैं साफ बोल देता हूँ तुमको जो करना हो कर लो, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं कुछ नहीं देने वाला ना तुमको, मैं आपको दे दूंगा, ना ही मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करूंगा, ना ही रिस्पेक्ट। मुझे जाने दो बस। आज की मुझे जनरेशन को फिलॉसफी, रिलीजन और साइंस, इसका डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल सही। वो रिलीजन में साइंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। और रिलीजन को फिलॉसफी मान रहे हैं, और इससे कारण से बिल्कुल पूरा हो रहा है। साइंस अलग है, रिलीजन अलग है, फिलॉसफी अलग है, तीनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए बिल्कुल अलग अलग नाम सही। है, ठीक है। रिलीजन में फिलॉसफी 5 से 10% होती है, रिचुअल्स, कस्टम्स, नॉर्म्स ज्यादा होते हैं। फिलॉसफी में रिचुअल्स, कस्टम्स, नॉर्म्स नहीं होते हैं, ठीक है। बिल्कुल और साइंस जो होता है वो स्टेटमेंट से बात नहीं करता है, रिलीजन स्टेटमेंट में बात करता है, ठीक है। साइंस बात करता है एविडेंस के साथ, और साइंस हमेशा से चेंजेस के लिए तैयार होता है, रिलीजन कभी नहीं हो सकता। तो जब ये तीनों बिल्कुल। बातें आप अलग अलग समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये झगड़े जो चल रहे हैं आज भी, जो कई सारे लोग एंटी रियलिज्म या फिर जो हम्म। अलग अलग ब्रांच स्केप्टिकल वगैरह होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ऐसा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक बात मुझे बिल्कुल पता है, मुझे मेरे बारे में ये बात पता है कि क्या मेरे बिलीव है और क्या फैक्ट्स है, सही। और बिल्कुल। क्या ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है और क्या सब्जेक्टिव ट्रूथ है। ये हम्म। मैंने अपने ऊपर ही समझ के रखा है। मेरे जो बिलीव्स है, मैं अपने बिलीव्स को कभी भी साइंटिफिकली प्रूफ करने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ। हाँ, जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकता हूँ, पर कहीं मैं साइंटिफिकली प्रूफ करने की कोशिश नहीं करूंगा। और हम्म। मैं बुद्धिज्म को कभी भी, हाँ, शिवा जब नया नया तला था कि बुद्धिज्म इज साइंस साइंस, बट अभी भी लगता है कि बुद्धिज्म इज बुद्धिज्म एंड साइंस इज साइंस। मुझे जरूरत नहीं है साइंस के बुद्धिज्म के लिए, क्योंकि बुद्धिज्म बिल्कुल एथिक्स साइंस की ज्यादा साइंस है। बात करता है। बिल्कुल और ठीक है ना, सही बात है, अगर ठीक है, लेकिन अगर मुझे साइंस भी करके प्रूफ करने की जरूरत है मेरे रिलीजन की, तो साइंस कौन सा साइंस है? बायोलॉजिकल साइंस है, साइकोलॉजिकल साइंस है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, कौन सा साइंस मुझे मेरे रिलीजन में मिल रहा है वो तो फाइंड करो। तुम बोलो होल साइंस, अरे कैसा होल साइंस? हर साइंस की अपनी अलग मेथड है, केमिस्ट्री की अपनी अलग मेथोलॉजी है, बिल्कुल साइकोलॉजी की अपनी, सोशल साइंस की अपनी अलग मेथोलॉजी है ना। हार्ड जो बिल्कुल एकदम हार्ड साइंस है, सॉफ्ट साइंस है, किस तरह का साइंस डिफाइन कर रहे हैं, हार्ड साइंस और द सॉफ्ट साइंस। बिल्कुल सही। आई थिंक आपके पास टाइम भी बहुत कम होगा, और लिटरली जो भी आपने बताया एकदम मजा आ गई। बहुत इजी तरीके से मैं समझ गया, और बहुत कुछ नया सीखा। मैं इसे एग्जांपल के थ्रू आपने समझाया तो मेरे दिमाग में एकदम समझो बैठ गया है। और मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, वो जो आपने कॉन्सेप्ट समझाया था, नो सेल्फ, अभी मैं सोच रहा हूँ वो इतनी अच्छे से मेरे दिमाग में बैठ गया है कि मैं उसको फिगर आउट करके, जैसे नहीं मैं समझा वीडियो बनाता हूँ तो ऐसे बनाऊंगा, वीडियो लोगों को भी समझाऊंगा। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं, समझाया आपने। इट इज इजी इन लाइफ टू बी काम। यस यस। तो फिर अगर मुझे समझ में आया तो मैं चाहता हूँ और लोग को भी समझ में आए।
तो आपने इतना अच्छा समझा ही नहीं, पर दिया। मैंने वो बहुत रफ सेंस में समझाया, नॉट ऑथेंटिक सेंस, नॉट ऑन द लेवल ऑफ टर्मिनोलॉजी, बहुत ही रफ सेंस में समझाया मैंने उसे। तो आई थिंक एंड किया जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान रखो, सब सभी खुश रहे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। ध्यान रखिए आप भी, आयुष्मान जी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी कृपा है, मैं बढ़िया हूँ। अच्छा, तो आई थिंक ये लाइव सर आपको के अच्छा चैनल मुझे पे सेव अपलोड करना होगा। पड़ेगा, है ना? जी जी सर। हाँ आप हाँ, यस शेयर, यस। आप जब डिस्कार्ड का ऑप्शन आएगा तो आप यस शेयर यस कर यस, आई दीजिएगा, विल। डायरेक्ट वेरी डायरेक्ट शेयर हो जाएगा। गुड। ओके, ओके, बाय, टेक थैंक यू सो केयर। मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने बहुत टाइम निकाला, उससे धन्यवाद आपको। और बिल्कुल बिल्कुल। नमो बुद्धाय। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट टाइम लोग फिर मिलेंगे। जी, आप भी अपना ध्यान रखिए, ठीक है? जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। वेलकम।